आज थोड़े एक नए टॉपिक की ओर चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को लेकर और भी क्या विशेष चीजें आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक लिखेंगे छत्तीसगढ़ का निर्माण काल। छत्तीसगढ़ का निर्माण काल। द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। टॉपिक एकदम क्लियर है, एकदम आसान है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस टॉपिक के अंतर्गत में ये है कि किस परिश्रम के साथ, किस तत्परता के साथ और किस याद रखेंगे श्रद्धा और निछावर के साथ इस राज्य का एक निर्माण हुआ, एक पृथक अपने अस्तित्व को लेकर जो लगभग 95 वर्षों तक का एक अपना संघर्ष था। ठीक, मैं संघर्ष की कहानी को ले जाने के पहले थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर देता हूं। ठीक, पृष्ठभूमि क्या थी, अब ध्यान सुनना चीजों को। हम लोग सब जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का निर्माण हुआ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में। पहले हम अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत थे, कभी मध्य प्रदेश के साथ, कभी मध्य प्रांत के साथ, तो कभी और किसी के साथ। ठीक है, कभी फ्यूडल चीफ थे हम लोग, तो कभी याद रखेंगे रियासतों के अंतर्गत रहे, तो कभी याद रखेंगे अंग्रेजों के अधीन रहे, तो कभी मराठों के अधीन रहे, तो और उससे पहले जाए तो याद रखेंगे चाहे वो कलचुरी हो, चाहे याद रखेंगे छिंदक हो, सब अलग अलग राजवंशों का भी अस्तित्व रहा इस क्षेत्र में। ठीक है, रामायण काल के एरा से, उससे पहले से एरा से ये क्षेत्र जो है आपके क्रमानुसार अपने आप को परिवर्तित करते गया और याद रखेंगे अपनी अस्तित्व को, अपनी वजूदता को और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। ठीक, तो इसलिए पृष्ठभूमि का पढ़ना अनिवार्य है। जब भी मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करता हूं, जिसे पृष्ठभूमि कहते हैं सामान्य शब्दों में, उसके अंतर्गत जब देखें, ध्यान सुनना चीजों को, तो जब छत्तीसगढ़ निर्माण मैंने कहा कि 1 नवंबर 2000 को हुआ, क्या इसके पीछे का पहले कोई परिश्रम नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। ठीक, एक आधुनिक काल में परिश्रम रहा होगा। थोड़ा और पहले जाए तो याद रखें मराठा और ब्रिटिश के समय भी रहा होगा। थोड़ा और पहले जाए तो मुगल वाले के समय भी रहा होगा। और थोड़ा पहले जाए तो याद रखेंगे आपके पल्लव चोल से लेके काकतीय से लेके, और थोड़ा जाए नाग नल, सभी जो अलग अलग राजवंश रहे होंगे उसमें भी अपना अस्तित्व का कहीं ना कहीं को अपनी लड़ाई और अपना संकट रहा होगा। तो मैं थोड़ा वर्तमान इतिहास की ओर लाता हूं आपको और उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई, मैं बार बार कहता हूं कोई भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण रहे होंगे। इसे स्वतंत्रता का आंदोलन कहा जाए ना कहा जाए, अभी द्वंद्व का विषय है। ठीक, अब 1857 की क्रांति के अंतर्गत में देखें तो कई अलग अलग इसमें भावनाएं और स्थितियां पैदा हुई। एक जो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव पर यह था कि जन आंदोलन नहीं था, ये उनके अनुसार से क्या था, जन आंदोलन नहीं था, आंदोलन नहीं था। एक तरफ कह रहे हैं जन आंदोलन था, जन आंदोलन रहा है। ठीक, ये भारतीय कह रहे हैं और ये ब्रिटिशर्स और स्कॉलर्स कह रहे हैं। अब जन आंदोलन नहीं था, मगर ये एक सुगबुगाहट थी, ये एक छद्म आग लग चुकी थी। अब ये आग का फैलना बाकी था। समझ बात को, ये कहीं ना कहीं तो बात आ गई थी कि अभी जन आंदोलन भले नहीं दिखता है ये, मगर स्वतंत्रता की जो बिगुल है वो फूकी जा चुकी है और बस इसका आग तो मतलब अब कह सकते लौ तो पकड़ लिया है, बस इसको फैलाव करने का देरी है। तो फैलाव की देरी को रोकने के लिए याद रखेंगे कई अलग अलग नियमावली लाए गए। अब नियमावली में क्या है तो ध्यान सुनना, कुछ को हमने बनाया रैयतवाड़, कुछ को बनाया महालवाड़, कुछ को बनाया जमींदारी। ठीक, मैं सिस्टम बता देता हूं, जैसे भू राजस्व व्यवस्था, क्या ही भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया। अब भू राजस्व व्यवस्था में क्या क्या आया, ध्यान सुनना, एक आया जमींदारी सिस्टम, दूसरा आया
महालवाड़ी सिस्टम, एक आया रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, और इसके अलावा कहीं कहीं पर साहूकारी दिखी है हमारे यहां। ऐसे तमाम नए नए शब्द आकर जुड़ गए। क्लियर रहेगा? अब इसमें देखिए, ध्यान सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब ये सिस्टम आए तो इस सिस्टम में भारतीयों को रखा गया। किनको रखा गया? भारतीयों को, जो पहले के स्थानीय, याद रखेंगे यहाँ के चुंगीकर थे या जो पहले के जमींदार थे, इन्हीं को शामिल किया गया। बट हमेशा मैं कहता हूं, जब जब सत्ता मिलेगी, सत्ता का दुरुपयोग करने का ये जो इतिहास है भारत का, वो आज का नहीं, सदियों का है। जब तक सत्ता में लोग नहीं पहुंचे हैं, तब तक याद रखेंगे वो जनप्रिय और जननेता होते हैं, और जैसे ही सत्ता को प्राप्त करते हैं वो जनभक्षक के रूप में ही परिवर्तित हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति का इतिहास है। और ये इतिहास ही नहीं, ये वर्तमान को भी देखें तो कुछ ऐसा ही घटित होते हमें दिखता है। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि इन सब चीजों को लेकर एक कंट्रोलिंग बॉडी का ना होना, कंट्रोलिंग बॉडी का ना होना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह, ऐसा समुदाय, ऐसा जनमानस जो इन्हें कंट्रोल करने की ताकत रखे, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने पद का दुरुपयोग कभी नहीं कर सकता, और उसके लिए उसके पद से ऊपर का पद बैठाना अनिवार्य है। ठीक? क्लियर रहेगा? और ये चीज आज के भारतीय, आज के युवा, आज के जवान, आज के किसान भले नहीं मानते, नहीं जानते, परंतु ब्रिटिशर्स क्योंकि पढ़े लिखे थे, इसलिए वो जानते थे इस बात को कि अगर हम लोगों ने ये जमींदारी, साहूकारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सभी चीजें बना के अगर दे भी दिया इनको, अगर इन पर अंकुश नहीं लगाएंगे हम, तो ये अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। और इसी पद के दुरुपयोग के लिए उनको अंकुश लगाना अनिवार्य है। और अंकुश तब लगेगा जब जवाबदेहिता हो। जिम्मेदारी तो दी गई है, मगर जिम्मेदारी तब बेहतर होती है जब जवाबदेहिता बेहतर होती है। और जब जवाबदेहिता किस पर होगी? जब उसके ऊपर किसी ऐसे समूह, संस्थान या व्यक्ति को बैठाया जाए जो उससे प्रश्न पूछने की काबिलियत रखे। और ये काबिलियत वो जानते थे अंग्रेज कि भारतीयों को यह अधिकार दे दिया गया है, तो उसका मतलब नहीं कि पूरे भारतीयों को ही सर्वाधिकार दे दिया जाए। इन्हें कुछ अधिकार दिया जाए जिससे लगे कि अगर कोई जुर्म हो, कोई कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन हो, या किसी प्रकार के और नकारात्मक सकारात्मक बिंदु घटित हो, तो उस घटित होने का पूरा दोषारोपण किसको जाए? भारतीयों को। ठीक? तब एक मैं एग्जांपल देता हूं। पावना का जब रिवोल्ट हुआ, तो पावना का रिवोल्ट में क्या था समझने की कोशिश करना। पावना का जब रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, तब वहां पे जमींदारों, जहां के किसानों ने कहा कि हमारे दुश्मन तो ये जमींदार हैं और हम महारानी की रैयत में हैं, महारानी की रैयत में रहना चाहते हैं। हमारे मूल जो दुश्मन हैं वो ये साहूकार और जमींदार हैं। और ये साहूकार जमींदार कौन थे? ये भारतीय थे। ये अंग्रेजों की चाल थी। ये अंग्रेजों की, याद रखेंगे, एक कह सकते हो सेफ्टी वॉल थ्योरी थी। ये अंग्रेजों की अपनी एक ढाल थी, जिस ढाल का प्रयोग करके वो भारतीयों को शोषित करने का कार्य करते थे। क्लियर रहेगा? जैसे आज भी कई लोग, याद रखें, धर्म के नाम पर, कई देशभक्ति के चोला ओढ़कर, कई सफेद वस्त्र ओढ़कर जनता का, लोगों का शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। वो किस नाम पे कर रहे हैं कि नहीं ये धर्म खतरे में है, ये जाति खतरे में है, ये समूह खतरे में है, ये समाज खतरे में है, ये फलाना खतरे में, ढेकाना खतरे में है, ये करके कर रहे हैं। ये बस बिल्कुल अंग्रेजों की चाल जैसी है और कुछ भी नहीं है। ठीक? तो मैं थोड़ा इसको आगे ले आता हूं आपके। तो देखो, इनको कंट्रोल करने के लिए कैसे बॉडी बनाएंगे, तो ध्यान सुनना। ये मान लीजिए मेरे पूरे भारतीय हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक? एकदम सिंबॉलिक फॉर्म में देखना प्लीज। ये हमारे कौन है? भारतीय है। ठीक? इस भारतीय के बीच में एक बॉडी बैठा देते हैं हम। ठीक है? मैं दूसरा कलर में दिखाया था उसको। ये देखो इस तरीके से, ये जमींदार, साहूकार, रैयतवाड़ और महलवाड़ है। और ये जो लोग हैं वो अंग्रेज हैं। ये अंग्रेज है। क्लियर है? मैं तीनों लिख देता हूं आपको। ये हमारे आम नागरिक हैं, आम नागरिक, वही आम जो आज तक आम ही है।
है ना, और इनको खास बनाते चला है हमेशा, इनको और इनको। ये कौन है? जमींदार, या साहूकार, और ये कौन है? आपके अंग्रेज, आपके नहीं, किसी और की। कौन है? अंग्रेज। अब ध्यान सुनने की कोशिश करना, ठीक। जब इनसे अल्टीमेट अंग्रेज का उद्देश्य क्या है? आज के समय जैसे नेताओं का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक धन का उगाहन करना, उसके अलावा कुछ तो है नया, ठीक। क्लियर रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये अंग्रेज इनसे सीधे लगान, कर या किसी प्रकार का जुर्माना या अन्य प्रकार के और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करे, तो ये दोनों दुश्मन बन जाएंगे। कौन कौन? अंग्रेज और आम नागरिक, ठीक। तो इनके लिए बैठाया जाता है किसको? इस बीच वाले व्यक्ति को। देखो, ध्यान सुनना चीजों को। ये है शील्ड। क्या है आपकी? शील्ड, सुरक्षा, एक घेरा है मान के चलो। अब इस सुरक्षा घेरा कैसे काम करेगा, इसमें छत्तीसगढ़ के निर्माण को लाऊंगा देखना भी, ठीक। ये क्या करेगा कि इसको आदेशित करेगा अंग्रेज जमींदार को कि तुम कर वसूलो, कर वसूलो। क्लियर है? और कर वसूल कर मुझे, ऐसे लिखते मुझे को, देख लेना भाई, है मुझे, मुझे लिख दिया क्या मैं? अच्छा, मुझे ऐसे लिखते मुझे, सॉरी, मुझे कर की राशि पहुंचाओ। मैं पूरा शब्द सहित लिखूंगा भी। क्लियर है? कौन कह रहा है इसको? अंग्रेज कह रहा है। मैं इसको और मिटा देता हूं, चलो, ठीक। पहुंचाओ मतलब समझे, कर वसूलने का अधिकार कौन दे रहा है? अंग्रेज। किसको दे रहा है? जमींदारों को। फिर जमींदारों को कह रहा है कि जो भी तुम कर वसूलोगे, किससे वसूलोगे? इनसे, वो मुझे वापस करो। देखो, ये कर वसूलने का अधिकार किसको मिल गया? जमींदार को। अब ये जमींदार क्या करेगा? विभिन्न प्रकार के कर लगाएगा। किस पर? कृषकों को पर, भारतीयों पर, आम नागरिकों पर। समझ को। और इसी धन को याद रखेंगे, एकत्र करके, लूट करके किसको पहुंचाएगा? ये जो है अंग्रेजों को। तो आप प्रश्न पूछ रहे, सोच रहे होंगे, सर जमींदार को क्या फायदा? तो फायदा यह है बाबू कि जैसे मान लीजिए 100 रुपया उसने, याद रखेंगे, वसूला, ठीक, 100%, 10% पैसा, 15% पैसा किसको जाएगा? जमींदार को, और 90% पैसा किसको जाएगा? अंग्रेज को। इस 10% के साथ इसको मिलेगा लात घूसा, गालियां, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक जितनी भी चीजें हैं, वो 10% के साथ ऐड ऑन होगा, क्योंकि जो कर वसूलता है, जो वही क्या बनेगा? विलन बनेगा। आप समझे बात को? तभी क्या कहा इसको कि जब पवना का रिवॉल्ट हुआ, तब क्या कहा गया? हम महारानी की रैयत में हैं और उन्हीं की रैयत में रहना चाहते हैं। हमारे असली दुश्मन तो ये जमींदार और साहूकार हैं। अरे भैया, इसके पीछे का जो चेहरा तो अंग्रेज का था ना। इसको आज की राजनीति में अगर देखो तो कुछ ऐसे देख सकते हो, ये आम नागरिक, ये नेताजी और ये झंडा उठाने लोग, इनको मिलता है 10 रुपया और पूरा लाद घूसा दुनिया भर का खाएगा ये। अब बढ़िया कौन बन जाता है? नेताजी। बस यही कंसेप्ट है। अंग्रेज भागे हैं और नए अंग्रेज नया मुखौटा लेकर पहुंच गए हैं। बस इतना ही है। राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आजादी के पहले भी वैसी था, आजादी के बाद भी वैसी है। ठीक, क्लियर रहेगा? अब समझ आए बात को? तो देखो, जब इसको, अब ये बड़ा प्रश्न उठा, अब ये जमींदार है, इनको कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए प्रशासक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासक। इस देश में भी अगर प्रशासक बहुत अच्छे होते तो देश में क्या करप्शन हो पाता? क्या नहीं हो पाता ना। तो ये याद रखना, ब्रिटिशर्स अपने प्रशासक बहुत ब्रिलियंट और बहुत शानदार लोगों को रखते थे। मैं आपको एग्जांपल दूं आपको, जब लॉर्ड हमारे यहाँ, सॉरी, एक कैप्टन स्मिथ थे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 1818 के बाद की, ठीक है, उस समय 1700 रुपये मिलता था सैलरी।
समझ बात को, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते थे बाद में वो लोग कमिश्नर बनते थे, उन लोगों को 1700 रुपये पर मंथ का सैलरी मिलता था। मगर एक चीज याद रख लेना, उस समय इस तरीके का करप्शन या गलत चीजों का प्रयोग नहीं होता था। इसलिए उस समय जो बनाया गया ब्रिज है, चाहे वो डलहौजी के काल की बात हो या डलहौजी के बाद की बात हो या पहले की बात हो, जितने आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां के हैं वो आज भी भारत के सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर में कहलाते हैं। और हमारे तो रोड ऐसे पैर में निकल जाता है, उनके याद रखेंगे ब्रिज देखिए 100-100 साल से लटके हुए हैं। हमारे बिहार के ब्रिज तो याद रखें 4 दिन में उठ के निकल जाते हैं। ठीक, तो इसको अभी इस तरीके से समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए। ठीक, तो ये प्रशासक है। अब प्रशासक कौन बनेंगे बेटा? अंग्रेज बनेंगे। अब ये अंग्रेज जो प्रशासक बने, कमिश्नर बने हैं, डीएम बने हैं, दुनिया भर का जो बने हैं, वो क्या करेंगे? जमींदार को कंट्रोल करेंगे। जमींदार क्या करेगा? इनसे वसूलेगा। इनसे वसूल के किसको दिया? प्रशासक को। प्रशासक किसको पहुंचाएगा? अंग्रेज की मेन बॉडी मतलब ब्रिटिश सरकार को, क्राउन को। ये एक तरीका था। अब समझे बात को? तो ये प्रशासक बैठाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक अलग से पॉलिटिकल डिमांड चाहिए, आपको पॉलिटिकल एरिया चाहिए। पॉलिटिकल एरिया का मतलब होता है एक अलग से, याद रखेंगे, राज्य चाहिए आपको। क्या चाहिए? राज्य चाहिए। तभी तो अलग अलग क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे ना। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो जवाबदेहिता बढ़ती है, और जब जवाबदेहिता अच्छी रहती है ना तो कार्य भी अच्छा होता है, करप्शन लेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप समझो बात को? तो इसको फिर ऐसे समझते हैं, ये तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक, इसी में थोड़ा और चीजों को समझते हैं। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना। ये आम नागरिक है, क्लियर रहेगा? ये आपको दिख रहा होगा आम नागरिक। लिख देता हूं मैं आम नागरिक। देखो बेटा, पूछना है ना, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस शांत शांत बैठे रहना है, बोलना है, कुछ पूछते रहना है। नहीं पूछोगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, आम नागरिक। आम नागरिक से पैसा कौन वसूल रहा है? ये जमींदार। ठीक है, अब जमींदार को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है डीएम, या उस समय के अनुसार से याद है कमिश्नर कहते थे हम लोग इसको। डीएम नहीं होते थे, कमिश्नर होते थे उस समय, माफी चाहूंगा, कमिश्नर। देख लेना बेटा, है ना, हिंदी भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो अपने अनुसार से देख लेना थोड़ा, है ना। कमिश्नर किसको रिपोर्ट करेगा सर? आपके गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट कर रहा है सर? अपना, ठीक है, किसको? ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ऐसे में क्या सबकी जवाबदेहिता बनी है। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है, तो ये पकड़ेगा। ये गलत होगा तो ये पकड़ेगा, और ये गलत होगा तो ये पकड़ेगा। मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर ऐसे सीरीज बैठी हुई है, जिसकी वजह से कार्य करने की क्षमता और उसका दायित्व दोनों क्या होता है? शानदार होता है। अब समझे बात को? क्लियर? तो देखो, ये बनाने के लिए आपको एक क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए? क्षेत्र। क्लियर रहेगा? तो इन लोगों ने सोचा पूरे भारत को 12 राज्यों में बांटेंगे। कितने राज्यों में? भारत को टोटल 12 क्षेत्रों में बांटेंगे, 12 क्षेत्रों में। ठीक है, उसमें से एक क्षेत्र का नाम होगा हमारा मध्य प्रांत। क्या होगा? मध्य प्रांत। मैं फोटो में दिखा दूंगा आपको मध्य प्रांत के बारे में। ठीक, अब समझ आया आपको? तो देखो मैं एक फोटो से दिखाता हूं आपको, आपको आसान हो जाएगा फिर। देखिए, ठीक, मध्य प्रांत की फोटो इसमें होगी एक आध, तो अगर होगी तो ठीक, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं है आपके लिए मध्य प्रांत का फोटो। एक आध मिल जाए तो बढ़िया बात, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद इसको ऐड ऑन करके दिखा दूंगा आपको, है ना। ये भी तो था बेटा कहीं पर रे, दिख रहा है अभी। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो है नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं, हटाओ,
वापस चलते हैं, मैं बनाया तो मैप हाथ में बनाया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो क्लियर रहेगा, ये चीज़ें समझ आई आपको। अब देखो कैसे करेंगे, पूरे भारत को 12 राज्यों में बांट दिया हमने, जैसे भारत बनाया तो मैं आपके लिए, ठीक है, हमेशा की तरह ये हमारा भारत बन गया। इस भारत को उन्होंने क्या किया, 12 राज्यों में बांटा। कितने राज्यों में, 12 राज्यों में। और इन 12 राज्यों के अंतर्गत एक राज्य हमारा बना, उसको नाम कहते हैं मध्य प्रांत। क्या कहेंगे, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत का मतलब होता है बेटा सेंट्रल प्रोविंसेस, इसी कहते हैं सीपी एंड बरार। मैं बाद में बरार लाऊंगा, अभी सीपी ले आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रांत कैसे दिखता है, ध्यान सुनना चीजों को। मध्य प्रांत के अंतर्गत में 4 संभाग थे। कितने संभाग, 4 संभाग। देखो अब छत्तीसगढ़ का एक एक शुरू हो गया बनना। ठीक है, क्या है, कितने हैं आपके, 4 संभाग। 4 संभाग में टोटल थे 18 जिले। कितने जिले थे, 18 जिले। मैं बता दूं 4 संभाग कौन से थे। पहला जो संभाग था हमारा, उसे हम लोग कहते हैं जबलपुर संभाग। क्या कहेंगे, जबलपुर संभाग। दूसरा संभाग था वो था नागपुर संभाग। तीसरा था नर्मदा संभाग। और चौथा था हमारा छत्तीसगढ़ संभाग। क्या था, छत्तीसगढ़ संभाग। नामकरण कैसे हुआ इसके बाद का टॉपिक है ना, क्लियर रहेगा। अब देखो जबलपुर के अंतर्गत में 5 जिले थे, इसको भी बांट देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, 5 5 5 और 3। जबलपुर में 5 जिले थे हमारे, नागपुर में 5 जिले थे, नर्मदा में 5 जिले थे और छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। क्लियर रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रांत के अंतर्गत, जिसे रायपुर प्रांत भी कहते हैं, याद रखना, इसके अंतर्गत 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और एक था हमारा संबलपुर। कौन सा था, संबलपुर। ये आपके 3 जिले हुआ करते। तो अगर हम थोड़ा इसको मैप में देखें, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और उसको मैप में दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो आपको और आसान हो जाएगा। इधर इसको साइड कर लेते हैं, क्लियर रहेगा, उसको देखते रहना आप लोग। इधर देखो, ठीक, जो हमारा सीपीएन बरार था कुछ इस तरीके से था, देखिए। ये सीपीएन बरार था, क्लियर रहेगा। ठीक, ये जबलपुर संभाग, ये नर्मदा संभाग, ये नागपुर संभाग और ये रायपुर संभाग। मैं लिख देता हूं, नर्मदा, ये होशंगाबाद वगैरह जो एरिया सब इसी में आता था बेटा। ये जबलपुर संभाग हो गया हमारा, ये हमारा नागपुर संभाग हो गया और ये हमारा रायपुर संभाग हो गया, जिसे छत्तीसगढ़ संभाग भी कहते हैं। क्लियर रहेगा। ठीक, इसके अंतर्गत में 3 जिले थे। ये 3 जिले दिखाए तो मैं आपको। एक जिला ऐसे करके बनता था, वो है बिलासपुर। कौन सा था, बिलासपुर। एक जिला ऐसे करके बना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते थे रायपुर। क्या कहते थे, रायपुर जिला, रायपुर संभाग भी है। और ये वाला जो था वो था संबलपुर। क्या था आपका, संबलपुर, संबलपुर संभाग। आप सोच रहे होंगे सर संबलपुर हमारा भाई था क्या? अरे भाई हाँ, बिल्कुल था। ठीक है, पहले तो सरगुजा नहीं था ना हमारे साथ, सरगुजा तो बाद में बना ना हमारे साथ, न तो बस्तर जुड़ा था, बस्तर भी तो 1948 के बाद आया हमारे यहाँ। ठीक है, उसके पहले कहाँ था बस्तर हमारे यहाँ। ठीक है, क्लियर रहेगा, है ना। वो तो एक अलग से वो था आपका, क्या नाम है, प्रिंसली स्टेट थे, जिसे हम कैसे मोनार्क कहते थे। मोनार्क मतलब तो राजतंत्र था, वहां पर ऊपर भी राजतंत्र था। तो ये 3 क्षेत्र को मिलाकर याद रखेंगे, हमारा एक छत्तीसगढ़ का पहला खांचा खींचा गया। और इन तीनों जिलों को बनाया गया था 1861 में। कब बनाया गया था, 1861। तो पहली बार बोलेंगे, पहली बार पॉलिटिकल मैप कब बना हमारे यहाँ, तो पॉलिटिकल मैप ना याद रखेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं, ओवरऑल सीपी का। तो कब बना, 1961 में। 1961 में कितने जिले हो गए टोटल, 18 जिले। बताया था मैं आपको। कितने संभाग हुए, 4 संभाग हुए। ठीक है, और उसके अंतर्गत बाकी जिले छोड़ो, उनको क्या मतलब। हमारे यहाँ कौन संभाग बना, रायपुर संभाग, इसी को छत्तीसगढ़ संभाग कहते हैं। और रायपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले बने, 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर।
क्लियर रहेगा। इसलिए देखना छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है ना वो इतना इनरिच, इतना सुप्रीम है कि हर एक, याद रखेंगे, कल्चर को, हर एक भाषा बोली को हम लोग समाहित करके चलते हैं। और इसलिए कहते हैं ना दुनिया का सबसे सुंदर अगर राज्य कोई है छत्तीसगढ़ है। क्यों है? क्योंकि याद रखेंगे यहाँ की समरसता, यहाँ की शांति, यहाँ के लोगों का अपनापन ऐसा जिस तरीके का है वैसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, यही चीज के कारण से याद रखेंगे इधर से हमारा संबलपुर जुड़ा है तो यहाँ से ये जुड़ा है, वहां से वो जुड़ा है। ये सब कहानियां हैं, इस पर अपन बाद में बात करेंगे। क्लियर? तो आपको कौन कौन सा जिला दिखा? रायपुर के संभाग के अंतर्गत कितना? 3 जिले। फिर सुन लीजिएगा, पहले बार जिला कब बना? 1861 में। कारण क्या था? कारण एक ही था कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो हमारे जमींदार होंगे, साहूकार होंगे, उनको प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कैसे करेंगे? तो देखिए रायपुर में मान लीजिए एक कुछ क्षेत्र है तो इनमें क्या होंगे? यहाँ के जिलाधिकारी होंगे। अब ये रायपुर के अंतर्गत आने वाले जितने जमींदार होंगे वो सब किसको रिपोर्ट करेंगे? जिलाधिकारी को। ये किसको रिपोर्ट किए? जमींदार जो है जिलाधिकारी को। और ये जिलाधिकारी जो था वो बड़ा ईमानदार था, है ना। आज की तरह नहीं कि याद रखेंगे सूटकेस भर भर के पैसा लेके लेके सब कहाँ है भगवान जाने। ठीक है, वैसे नहीं थे भाई। जिनके ऊपर रिपोर्ट हो गया, प्रूफ हो गया, उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। जिनके ऊपर नहीं हुआ बाद में हो जाएगा, क्या बड़ी बात है ना। तो जमींदार किसको रिपोर्ट करेगा? जिलाधिकारी। अब जिलाधिकारी क्या है? एकदम ईमानदार आदमी। ये अपने याद रखेंगे सरकार, अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एकदम क्या है? समर्पित व्यक्ति है। ये किसको रिपोर्ट करेगा? अपने कमिश्नर को। ये कमिश्नर किसको रिपोर्ट करेगा? अपने याद रखेंगे गवर्नर जनरल को। अब ये गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट कर रहा है? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार किसको रिपोर्ट कर रहा है? वो क्राउन को, महारानी को। आप समझे बात को। इसलिए क्या होता था ना कि अव्यवस्था या किसी प्रकार की नाराजगी बहुत जल्दी खत्म कर दी जाती थी, क्योंकि प्रशासक बहुत जबरदस्त थे। और इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरीके का आर्किटेक्चर फॉर्म, जिस तरीके के इंजीनियर, जिस तरीके का प्रशासक ब्रिटिशर्स के थे, काश इतने ही अच्छे आज हमारे होते। इस बात को बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। क्लियर है? क्योंकि याद रखेंगे यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि डलहौजी की सकारात्मक नीतियों को बात कीजिए। सब नकारात्मक बोलते हो, कभी सकारात्मक बता दो। अगर सकारात्मक नहीं होता तो डलहौजी के नाम पर याद है डलहौजी शहर नहीं होता आज। ठीक है, चलिए क्लियर रहेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब नहीं मुझे कुछ देशद्रोह घोषित कर दिया जाए मेरा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। आजकल सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं ना लोग, कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बेटा। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया था? ये राज्य बनाया था। इस राज्य का नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जैसे मध्य प्रांत, बरार अलग है, बरार इस वाले एरिया कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, सिर्फ मध्य प्रांत कहेंगे। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में। जिले कितने बने भैया? 3। मगर संभाग बनेगा बेटा कब? 1962 में। संभाग बनेगा 1862 में। क्योंकि संभाग को क्या कहते हैं? डिवीजन को क्या कहते हैं? डिवीजन इज नथिंग बट अ बंच ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। सभी जिलों के समुच्चय को ही संभाग कहते हैं। तो पहले जिले बनेंगे तभी संभाग बनेगा। आप समझे बात को? पहले जिले फिर संभाग। तो याद रखेंगे 1861 में जिले बनेंगे और 62 में संभाग बनेगा। इस बात को एकदम रट के रख लेना, सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्लियर रहेगा? 1861 में जिले, 62 में क्या बनेगा? संभाग। क्लियर है? चलो ठीक, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है बेटा। आप लोग अपना जवाब देते रहा करो भाई, यही सुनो या सुनो। ठीक है, गुड इवनिंग। जवाब नहीं दोगे तो कैसे बनेगा? कुछ ना कुछ तो बोलते रहना है, तो आप लोग को ध्यान रखना। काश ऐसा सिस्टम लाता कि तुम लोग को भी ऐसे में ना बड़े बड़े स्क्रीन में से देख पाता तो बड़ा अच्छा लगता मेरे भी। इन लोग को तो दिख ही रहे हैं मूर्खों को, है ना। तो तुम लोग को भी ऐसे अलग अलग स्क्रीन देखता। भगवान की ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी और पैदा हो जाए जिसमें तुम लोग को वर्चुअल ऐसे हम लोग देख पाए बड़े बड़े फोटो में, तो और मजा आएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये समझ आया तुमको? एकदम क्लियर है यहां तक? चलो तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर रहेगा?
तो ये 3 जिले वो सब दुनियादारी बना दिया हम लोगों ने, सीपी बना दिया। ये पहला स्टेप था बेटा, ये प्रथम स्टेप था जिसके अंतर्गत में हम लोगों ने, याद रखेंगे, अपनी मुहिम स्टार्ट की, अपने छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है, छत्तीसगढ़ की अपनी वजूदता है, उस वजूदता को जानने के लिए। अब वजूदता तो आ गई, अब प्रश्न उठता है इस वजूदता के बाद इसे और कैसे निखारा जाए, इसे अपने अस्तित्व में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो अस्तित्व की लड़ाई अब शुरू होगी। ठीक, तो ध्यान सुनना चीजों को। कई अलग अलग बातें आई, कई अलग अलग नामकरण होते गए, नामकरण की बातों को लेकर कई अलग अलग स्थितियां बनी। मैं नामकरण एकदम सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको मैं हिंट तो कर ही दूंगा कि कुछ लोग कहते हैं, याद रखेंगे, हम लोग दक्षिण कौशल थे, कुछ लोग कहते कौशल थे, कुछ लोग कहते प्राग कौशल थे, कुछ लोग कहते छत्तीसगढ़ थे, कुछ लोग कहते छत्तीस चर्मकार परिवार थे, कुछ लोग कहते हैं, याद रखेंगे, चिसुम कहते छत्तीसगढ़ थे हमारे यहाँ। तो कई जगह पर याद रखेंगे रतनपुर राज्य का नाम दिया गया है। तो कई जगह पर अबुल फजल ने जब लिखा अकबर के काल में, लगभग 1579-80, हाँ 79 में, तब अबुल फजल ने रतनपुर राज्य की संज्ञा इसे दी थी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का नामकरण के साथ साथ कई अलग अलग, याद रखेंगे, विचारक के रूप में इसका नाम भी आया। जैसे एक जगह सुना गया, सुनो गढ़ दे छत्तीसगढ़ रासो, छत्तीसगढ़ में गढ़ैया रही, भरदुम रही नहीं रे भरदम के, फिर हिम्मत ले लड़ैया रही। यहां में गढ़ छत्तीसगढ़ आया, सुनो गढ़ दे छत्तीसगढ़ रासो। ठीक है, तो ये बात थी, याद रखेंगे, खैरागढ़ रियासत की बात थी। और दलपत राव वहां के, याद रखेंगे, राजकवि थे, और उस समय लक्ष्मीपति पयोनिधि, याद रखेंगे, वहां के राजा थे। तब उन्होंने लिखा था, उनके राजकवि ने। ठीक है, पहली बार किसी ने साहित्य में प्रयोग किया हमारे छत्तीसगढ़ को तो 1497 का दौर था। ठीक, ये छत्तीसगढ़ी ही है जो, याद रखेंगे, 1000 BC में आ चुकी है, सॉरी 1000 AD में आ चुकी है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि 950 AD के आसपास छत्तीसगढ़ी आ चुकी है भाषा जो है। ठीक, और उसी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत में 70 उपभाषाएं उपस्थित है आज भी छत्तीसगढ़ में। ठीक, फिर बाद में याद रखेंगे एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम ने, याद रखेंगे, अपने 1896 के अपने एक पुस्तक थी उनकी, विक्रम विलास, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ी संज्ञा का प्रयोग किया, क्लियर है, शब्द के रूप में। फिर एक और व्यक्ति थे, याद रखेंगे, खूब तमाशा के रचनाकार हमारे गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने, याद रखेंगे, लगभग 1692 के आसपास संभवतः, है ना, 89 कुछ लोग लिखते हैं, मैं 92 लिखता हूं, वहां पर उन्होंने पहली बार, याद रखेंगे, एक और बात कहा कि भाषा के रूप में बताया उसको छत्तीसगढ़ी को। तो सब ने अपने अपने विचार रखे, मैं उस विचारक के चीजों पर अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि नामकरण की संज्ञा की कहानी है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक, अब देखो मेन मुद्दा क्या होता है। एक व्यक्ति थे जो मेरे बड़े फेवरेट और सबसे सादगीपूर्ण व्यक्ति के रूप में मैं जिनको जानता हूं, ठीक है, हालांकि उनका इतिहास बहुत खूबसूरत रहा है। ठीक है, ऐसे खूबसूरत से इतिहास के एक व्यक्ति थे हमारे, जिनका नाम था, 1881 में पैदा हुए, हमारे चमसूर के, याद रखेंगे, शिक्षक परिवार में, राजी में एक जगह है ना, वहां से एक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का जन्म का नाम, जो उस बालक का नाम हुआ, उनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा। नाम भी जितना खूबसूरत सुंदर है, वैसे कार्य भी उनके सुंदर थे। ठीक है, नाम था क्या? सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा। देखिए, एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि जब जब आप इतिहास की बातें करेंगे, जब जब इतिहास की गाथाओं और पुराणों और दुनियादारी की बात जब करने शुरू करेंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हम इतिहास को खुरेद कर अपने इतिहास के जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जो भी शहादत देने वाले लोग थे या हमारे पूर्वज हैं, अगर हम उनको गाली देते हैं, अगर उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस बात को समझना कि एक कमजोर व्यक्ति ही अपने पूर्वजों की उपासना, या जिसे हम कहते हैं उपहास करना, उपहास करता है। जो व्यक्ति मजबूत होता है, जो व्यक्ति याद रखें दमदार होता है, वो व्यक्ति कभी अपने पूर्वजों को, याद रखेंगे, बाल की खाल नहीं खींचता है, उसके हमेशा सम्मान की नजर पे ही देखता है। कारण क्या है कि अगर तुम अपने पूर्वजों को, अगर किसी भी राजनेताओं को या किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को या किसी भी पॉलिटिशियन को अगर आप तुम कटघरे में खड़ा करते हो, तो इस बात को याद रखना कि उनको आप गाली नहीं दे रहे हो या उनको आप नहीं खींचने की कोशिश कर रहे हो, मूल रूप से
आप अपने इतिहास में अपने ही खुद के पूर्वजों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतिहास की पुस्तकों में, इतिहास के याद रखेंगे तथ्यों में जाकर देखें तो जो दिवंगत हो गए हैं उन्हें सदैव सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर उनकी स्थितियां 1.001% भी अगर इस देश के लिए रही है तो उन्हें ससम्मान हमें याद रखेंगे आदर देना चाहिए, ना कि उसका तिरस्कार। तिरस्कार करने वाला व्यक्ति सदैव बुज़दिल या कहीं ना कहीं नकारा हुआ होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं सुंदरलाल शर्मा में जब आता हूं तो सुंदरलाल शर्मा जी ने याद रखेंगे जब कवि समाज की स्थापना की 1898 के आसपास, ठीक है, बहुत 17-18 साल की उम्र में राजीव में याद रखेंगे कवि समाज, बाल समाज जैसे तमाम अलग अलग छोटे छोटे संगठन का निर्माण किया। उस संगठन में एक ही मुद्दे की बात थी, वो है छत्तीसगढ़ की अस्मिता की, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की अस्मिता इसलिए क्योंकि हमारी भाषा बोली, हमारी संस्कृति, हमारे लोग, हमारे जो कह सकते हैं हमारे पर्याय कहीं खो गया था। तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर उन्होंने याद रखेंगे पहली बार विचार किया 1898 के आसपास। और इसी को याद रखेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश किया 1905 में, जब बंग भंग का आंदोलन हुआ, देश जो है दो टुकड़ों में तोड़ने की साजिश हुई, जब याद है बंगाल को दो भागों में तोड़ दिया गया, एक तरफ पूर्वी बंगाल बन गया, एक तरफ पश्चिम बंगाल बन गया, तब याद रखेंगे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और एक दूसरे को याद रखेंगे ये अंग्रेजों के चाल को दिखाने के लिए पूरे भारत में स्वदेशी का आह्वान किया था, बंग भंग मूवमेंट लाए थे, ठीक। तब याद रखेंगे उस समय कांग्रेस में एक कह सकते शिक्षाविद का, एक शिक्षक का प्रवेश होता है। उस प्रवेश करने वाले व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल शर्मा। मगर सुंदरलाल शर्मा जी की अपनी एक पहली पहचान थी कि हमें अपनी अस्मिता की पहचान को वापस दिलाना है या उसे स्थापित करना है। तो 1905 में उन्होंने पहली बार स्वप्न देखा छत्तीसगढ़ के निर्माण का। छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वप्न देखने वाले पहले व्यक्ति, अगर स्वप्न ऐसे लिखते हैं क्या, देखना भैया ना, देखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, हमारे सुंदरलाल शर्मा। ये अलग बात है, पीएससी ने एक बार याद रखेंगे छत्तीसगढ़ स्वप्न का, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का नाम खूबचंद बघेल ले लिया था। क्या है, पीएससी भी कई बार क्या होता है राजनीति के रंग में ना अपने आप को ढाल लेता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो हमें नहीं मानना है, हम यही मानेंगे। देखो खूबचंद बघेल जी का आजादी के बाद भी बहुत शानदार योगदान रहा, उसमें मुझे कोई दो मत नहीं है उनके बारे में, मुझे बड़ाई और उनके बारे में एक शानदार इतिहास लिखने में मैं बिल्कुल उनको स्थापित करता हूं। परंतु जो सही है वो तो है। पहला नाम क्या किनका आएगा, सुंदरलाल शर्मा जी का। इन्हीं सुंदरलाल शर्मा जी ने जब बाद में याद रखेंगे 1918 में पहुंचे, तब पहली बार याद रखेंगे एक पांडुलिपि में, पांडु स्क्रिप्ट में, पांडुलिपि में एक मैप बनाया, मानचित्र बनाया, किसका, हमारे छत्तीसगढ़ का। अब मानचित्र का आधार कैसा था बता रहा हूं। तो देखो पहला मानचित्र कब बना, 1918 में। सपना कब देखे, 1905 में। क्योंकि जब सपने देखोगे तभी तो उसको बनाने की कोशिश करोगे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, इतना बड़ा सीपी है सर, है ये जैसे सीपी दिख रहा है, ठीक है। अब ये सीपी में से कैसे ऐसे काटे, अभी तो बता दिए कि ये 3 राज्य बने, जिले हैं इसलिए बना दिए, बट प्रश्न ये उठा कि आखिर क्या किया जाए कि ये छत्तीसगढ़ बन जाए। तो देखो इसको क्या इंपैक्ट हुआ, इसको समझने की कोशिश करना। देखो ये हमारा भारत था, मैं आपको बताया था, है अभी भी, मतलब ठीक है। और ये हमारा सीपी था, इतना बड़ा नहीं है, मैं जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं भाई, ऐसा मत कहना कि बहुत बड़ा बना दिए उस जानबूझ के दिखाने के लिए, ऐसा वैसा है ना। अभी मैं सिर्फ बना रहा हूं ऐसे करके, ये सीपी ऐसे बना दिए। ये वाला एरिया हमारा किसका है, एक संभाग है हमारा, बाकी जबलपुर, नर्मदा और नागपुर तो दिख ही रहा है। ये बंगाल वाला एरिया है भाई, ठीक है। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान सुनना चीजों को, ये वाला एरिया हमारा संबलपुर का एरिया हमसे छीनकर इसको उड़ीसा के साथ मिला दिया। उड़ीसा मतलब बंगाल के साथ, ये हमसे छीन गया। और हमने भी जब कहा कि भाई जब वो छीना है तो कुछ मिलेगा भी तो ना 1905 में हमको, नहीं समझे बात को। तो ऊपर का जो एरिया है भैया, ये सरगुजा वाला एरिया, ठीक है, ये सरगुजा एरिया हमको जोड़ दिया। तो अब हमारा छत्तीसगढ़ कैसे बन गया, ऐसे बन गया।
नीचे बाकी है। अब समझे बात को? तो छत्तीसगढ़ दिखने में कैसा हो गया? अभी ऐसा बन गया है। आज के मानचित्र में बना के दिखाऊं तब भी ऐसे बनेगा। ये लो, ऐसी बना लेते हैं, है ना? ये देख इतना बन गया है, ऐसे दिख रहा है। कब? 1905 में। क्योंकि ये वाला जो एरिया था जी, संबलपुर वाला एरिया, ऐसे करके ये तो निकाल के कहा दे दिए, उड़ीसा में दे दिए। तो भाई अगर तुम कुछ निकालोगे तो कुछ ऐड भी तो करोगे ना। तो ये हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, तो जितना गया उतना आया। नहीं समझे बात को? फिर से बताओ एक बार, फिर समझो बेटा। ठीक, क्या कहा मैंने? ये मेरा सीपी है, ठीक है। अभी सीपी में ये ले सीपी बनाया तो बार बार बना के दिखा देता हूं। ये ले पकड़, ठीक है। अब ये सीपी में गलत बन गया, थोड़ा सा टेंशन मत ले। ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्या है? संभाग है। मैं क्या कहा? ये संबलपुर है, ये कौन सा है? बिलासपुर है, और ये कौन सा है? रायपुर है। तो भैया ये लोग क्या किए, हमारा जो संबलपुर वाला एरिया है ऐसे करके ये वाला, ये ले ऐसे बना देता हूं और क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहा है तुम लोग को अब? क्लियर, ठीक है। इसको हटा दिया जी हमसे, अब इसको कहां डाल दिए? उड़ीसा में डाल दिए, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल जो है ना, इधर वाला बन के पश्चिम बंगाल, इधर वाला बन के पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो भैया ऐसा हुआ, वो ऐसा पूर्वी नहीं होगा रे, जो बांग्लादेश सब पूर्वी बन गया, ठीक है। अब आज के जो बंगाल है वो क्या बन गया? पश्चिम बंगाल बन गया। तभी बचपन में सोचते थे नहीं, वो है ईस्ट में और उसको बोलते वेस्ट बंगाल। अरे गधा, उसको पहले जाके देखना, ये बंगाल बड़ा सा है, ऐसे करके। तो ये ऐसे बांटेंगे तो बांग्लादेश, असम, असम वाला एरिया क्या बन गया? पश्चिम बंगाल। और याद के कोलकाता वाला क्या बन गया? पूर्वी बंगाल। ये एरिया छोटा हो गया, है ना। अरे माफी चाहूंगा, ये ईस्ट बंगाल, अब ये वेस्ट बंगाल जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देख, ये बन गया कौन सा तेरा? ईस्ट। ये कौन के पास? वेस्ट। इसका एरिया बहुत छोटा हो गया, तो इसमें अटैचमेंट दे दिया हमारे किसको? संबलपुर को। उड़ीसा भी ले गया, बिहार कुछ एरिया ले गया, और ये बड़ा सा हो गया, ऐसे करके ले। आप समझे बात को? तो घाटा उसको हम हुआ नहीं पता, हम लोग को जरूर घाटा हो गया, क्योंकि हमारा संबलपुर जो है हमसे बिछड़ गया, संबलपुर हमसे बिछड़ गया, ठीक। तो हमारे पहले लोग क्रांतिकारी थे ना जी, जब कोई चीज छीनेंगे तो उसको उनको छीनना भी आता था। आज की तरह थोड़ी कि हसदेव कट रहा है, गेजर गेजर देख के हंस रहे हैं हम लोग, ठीक है। इधर से याद रखेंगे, बस्तर पूरा धीरे धीरे याद रखेंगे उजड़ेगा, तभी हंसते रहेंगे। रामगढ़ गया, हंस रहे हैं। रायगढ़ गया, हंस रहे हैं। अब तो गर्व से कह रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा खदान हमारे यहाँ गेवरा में है। तो कूदेगा गेवरा में, तो ठीक। अब समझे बात। तो ये हमारे इतिहास से हम कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वो आंदोलन करके याद रखेंगे अपनी चीजों को प्राप्त करते थे। तो कहे कि संबलपुर ले गया, तो हमको भी तो याद रखें, हमारी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी वाली बहन को दीजिए, तो अवधि बघेली वाला क्षेत्र ऊपर में था। तो ये वाला जो एरिया है ना, कौन सा? ये जो आज के समय का सरगुजा संभाग है ना, ये हमसे आके जुड़ा। अब ये क्या हुआ? ये रिमूव हुआ, है नहीं। अब ये क्या हो गया? ऐड हो गया। अब ये ऐड होने के बाद हम लोग भी कहे भाई, जब एरिया इतना, क्योंकि जितना एरिया निकला उतना एरिया जुड़ गया, मगर जिले की संख्या 2 हो गई, एक का नाम बिलासपुर, अब एक का नाम रायपुर। तो हम लोग कहे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुमने एरिया बराबर रखा है तो जिलों की संख्या बढ़नी चाहिए, कम कैसे होनी चाहिए। तब उसी समय याद रखेंगे 1905 में भुरवा लोग जो है, अंग्रेज लोग, एक घोषणा किए। अब घोषणा यह था बेटा कि नया जिला बनाएंगे। नया जिला का नाम क्या होगा? दुर्ग होगा। मगर ये दुर्ग कब बनेगा? 1906 में। इसको बाद में ले आएंगे अपन, ठीक है। क्लियर रहेगा? तो इसी बात को लेकर ना सुंदरलाल शर्मा जी, आप सोच लिए मौका सही है, दस्तूरे है बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए? अब राज्य के निर्माण की बात करनी चाहिए। तो राज्य निर्माण की बात करनी होती है तो हमें कोई ना कोई पहले क्या चाहिए? ड्राफ्ट चाहिए। जैसे तुम लोग को स्कूटी चाहिए होता होगा, कार चाहिए होता होगा, जो भी तुम्हारी सक्षमता के अनुसार से। तो माता पिता के पास जब जाते हो तो क्या कहते हो? वो डॉक्यूमेंट दिखाते हो ऐसे मोबाइल में, ये देखो मम्मी इसमें बढ़िया सुंदर सा इंडिकेटर लगा है, इसमें से डिक्की खोलते तो उसमें चार्जिंग पॉइंट है, उसमें लाइट लगा है, बुक बुक करता है, ठीक है। उसमें याद रखिए सेफ्टी वाला फीचर है, उसमें स्टैंड को नहीं उठाएंगे तो वो गाड़ी चालू नहीं होगा। ऐसा करके दिखाते तो मम्मी भी थोड़ा प्रलोभित होती ना, हाँ भाई ठीक है, अच्छा गाड़ी है। तो उसके बाद फिर यार पिताजी से थोड़ा सा वो करती, कम्युनिकेट करती है, नहीं होता है कैसी। तो बस यही स्थिति है किसको? हमारे यहाँ को लेकर।
तो भैया ऐसा हुआ कि हम लोग को ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला काम है नक्शा। अब किसी से कहेंगे कि छत्तीसगढ़ का राज्य चाहिए हमको, तो बोलेंगे नक्शा दिखा। भाई तो बोलेगा ना भाई, है क्लियर रहेगा। जैसे तुम घर बनाता तो घर बनाने के पहले नक्शा चाहिए रहता, नहीं चाहता कि नहीं पहले घर बनाते जाएंगे, जैसे हम बनाएगा करते जाएंगे तो सीढ़ियाँ जो है ना ऐसे करने के बदले ऐसे हो जाएगा। नहीं समझे बात को? आजकल नए इंजीनियर आए हैं ना वैसे। ठीक है, अब ध्यान सुन भाई। तो अब ये प्रश्न उठा कि मैप कैसे बनाए और मैप बनाने का आधार क्या होगा। आधार मतलब बेस क्या होगा। तो बेस क्या होता है बेटा, एक तरीका आसान है कि हम भाषा के आधार पर बना दे। तो हमारे तो कहते ना कि क्या बोलते, 4 कोस में नहीं 20 कोस है क्या, ऐसी कुछ है, 4 कोस में पानी बदले अब 20 कोस में भाखा, ऐसे कुछ है जहां तक है ना। पग पग में हमारे भाषा अलग है। ये रायपुर से निकले तो दुर्ग वाले लोग का भाषा अलग, उधर से थोड़ा और खड़ागढ़ी वाले लोग का अलग है, फिर ऊपर से कवर्धाई छत्तीसगढ़ी अलग है, फिर अलग चल गए तो मुंगेली छत्तीसगढ़ी अलग है, फिर बिलासपुरिया छत्तीसगढ़ी अलग है, फिर उधर से याद रायगढ़िया गए तो रायगढ़िया अलग है, फिर नीचे आए तो लरिया अलग है, फिर उसके बाद खलटाही गए खलटाही में अलग है। छत्तीसगढ़ी प्रकार कई प्रकार के हैं, 9 प्रकार का छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ी की उपसा भाषा में 70 प्रकार है। अब समझे बात को। तो एक पॉइंट हो सकता है बेटा, अच्छा कल्चर को लेकर हम बहुत ज्यादा रिजिड कभी रहे नहीं, हम सब कल्चर को अपनाने वाले लोग हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठा कि आखिर क्या ऐसा किया जाए कि हमारे राज्य का नक्शा तैयार हो जाए हमारे पास। तो एक तरीका क्या होता है बेटा कि ये जो नदियां होती है ना, ये सिर्फ जल की संतृप्ति नहीं करती है, ये कई बार याद रखेंगे हमारे राजनीतिक और भौगोलिक इतिहास और परिचर्चाओं के अंतर्गत में भविष्य को निर्माण करने का कार्य करती है। ये याद रखेंगे, सिर्फ याद रखेंगे मूर्त अमूर्त मूर्तियों का निर्माण नहीं करती है, सारे मंदिर नगर शहर का निर्माण भी करने वाली ये नदियां होती हैं। नहीं तो इतिहास के काल के गाल में जाकर देखिएगा कि भारत में जितने पुराने शहर, जितने पुराने मंदिर, जितने पुराने तीर्थ स्थल है, वो सब किसी न किसी नदियों के किनारे हैं। और तो और इस भारतीय संस्कृति सभ्यता का उदय भी जो स्टार्ट हुआ, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो भी किसी नदी के किनारे हुआ। और इस बात को याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी बहुत अच्छे से जानते थे और हमारे सुंदरलाल शर्मा भी बहुत अच्छे से जानते थे। इसी बात को लेकर याद रखेंगे सुंदरलाल शर्मा जी ने खोजा कि छत्तीसगढ़ के आसपास देख 5 बड़ी बड़ी नदियां कौन सी हैं। ठीक, तो उनको दिमाग में आया कि जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो इस वाले एरिया में ना हमको मिलता है कौन सा, गंगा, जिसे हम कहते हैं सोन गंगा। क्या कहते हैं, सोन गंगा। दिखाऊंगा बेटा भी है ना, रुको। इधर जब जाते हैं तो इधर मिलता है शंख ब्राह्मणी। क्या मिलता है, शंख ब्राह्मणी। ठीक है, जब इधर जाते हैं तो इधर मिलता है नर्मदा। क्या मिलेगा, नर्मदा। मैं सबका ओरिजिन दिखाऊंगा भी, देखना। ठीक है, और जब इधर से ऐसे करके लाते हैं पूरा नीचे तक तो ये कहलाता है हमारी गोदावरी। क्लियर रहेगा। और जो बीचों बीच हम लोग निकालते हैं ऐसे करके, इसको हम लोग कहते हैं महानदी। क्या कहते हैं, महानदी। तो सुंदरलाल शर्मा जी ने सोचा कि देखो ये नदियां जो होती है क्षेत्र का विभाजन भी कार्य करती है। जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तुम ये गए खारून नदी, तो खारून के इधर कूदे दुर्ग जिला, इधर कूदे तो रायपुर जिला, नहीं होता है जी। इधर गए, वो आरंग के आगे महानदी है, उधर कूदे तो महासमुंद जिला, इधर कूदे तो रायपुर जिला। आप कहीं पर भी जाओ, अगर पुल नदियां नाला मिल रहा है तो 100% है कि एरिया डिवाइड होगा। पहले गांव के रूप में हो, तालाब को देख लीजिए, गांव का तालाब के उधर वाले में मसनी घाट गांव, इधर मसना गांव, नहीं समझ बात को, उधर वाले में तुसदा गांव, तो इधर वाले में कुछ गांव। मतलब नदियां तालाब कोई भी पानी का जल का स्रोत हो, मान लीजिए, वो आपके क्षेत्र का विभाजन का कार्य करती है। और जब क्षेत्र विभाजन कर रही है तो ये बात तो सुंदरलाल शर्मा जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति तो जानेंगे, वो उस समय के प्रख्यात क्या है, शिक्षक है हमारे, समझ को गुरु है। तो गुरु को कैसे पता नहीं होगा ये बताओ। अब ये बात को बहुत बखूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने 5 नदियों का निर्माण करवाया, दिखाया, करवाया नहीं भैया, कर वो तो कई लाखों वर्षों से बह रही है। अब ये दिखाया जब, तब उन्होंने कहा यही 5 नदियों के अंतर्गत में जो क्षेत्र बनेगा वही बनेगा हमारा छत्तीसगढ़। क्योंकि 1818 में एक आदमी थे डॉक्टर चिसोम,
उन्होंने इसी एक शिवनाथ नदी करके है, शिवनाथ के ऊपर में 18 गढ़ और नीचे 18 गढ़ खोजा था, और 18 बराबर कितना हो गया 36, इसलिए इसका नाम कई बार क्या हम लोग बोलते हैं क्या, छत्तीसगढ़। तब कहा उन्होंने कि ये माई छत्तीसगढ़ का निर्माण जो होगा, जो मैप बनेगा, ये 5 नदी के अंतर्गत में आएगा। बीचों बीच महानदी होगी, गोदावरी के ऊपर वाला बस्तर, नर्मदा के इधर वाला मैकाल, कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान सब एरिया, ठीक है। सोनगंगा के इधर जीपीएम, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, इधर से याद रखें बिलासपुर दिख रहा है ना, या इधर से मुंगेली एरिया, ये सोनगंगा। शंख ब्राह्मणी कहा उन्होंने, तो शंख ब्राह्मणी में क्या कहा उन्होंने, जसपुर वाला पूरा एरिया, रायगढ़ का हमारा जो लैलूंगा है ना, सुना नहीं सुना है, घड़घोड़ा लैलूंगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक। ऊपर से गंगा जा रही, तो गंगा के नीचे मतलब हमारा रामानुजगंज वाला एरिया, और ये बीचों बीच पूरा घूम रहा है, मतलब कौन सा, महानदी वाला एरिया। समझ रहे बात को। जो लरिया के आसपास हो, लरिया के इधर कौन सा है आपका, उड़ीसा, और लरिया के इधर क्या है, छत्तीसगढ़। तो आज जो छत्तीसगढ़ बनाऊंगा मैं, वो ऐसे ही बनेगा, देखना यहां से, ये देखो, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ठीक है, मैं तो पूरे मैप पे तो देखेंगे बाद में जाके। अभी एक बढ़िया सा रब जैसे बना रहा हूं, इसको एकदम एक्चुअल मत समझना, ये लो, ठीक। ऐसे करके हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। और इसी में देखो, ये जो कोरिया के उत्तर वाला एरिया है, एमसीबी वाला के ऊपर में सोनगंगा है, जसपुर के इधर में शंख ब्राह्मणी है, हमारे याद रखें कवर्धा के इधर में कौन सा, नर्मदा, हमारी बीजापुर सुकमा के नीचे जो बह रही है वो गोदावरी, और बीचों बीच बह रही वो महानदी। इसलिए इस छत्तीसगढ़ का मैप इस 5 नदियों के आब में बना, क्षेत्र में बना, उसके परछाई में बना, समझ को। और ऐसा ही मैप उस समय, ठीक है, ये नहीं बना था, ठीक है, ये जो अभी था ये नहीं बना है, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक। ऐसा ही एक रथ जो मैप है वो बनाया था हमारे कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, सुंदरलाल शर्मा जी ने। आप समझे बात को, क्लियर रहेगा, ठीक। तो ये मैप है बाबू, और इसीलिए कहते ना कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का इतिहास अगर आप पढ़ लो, तो आपको छत्तीसगढ़ की सारी जो महत्ता, इंपॉर्टेंस, इसकी सांस्कृतिक बहुलता आपको दिख जाएगी। आप समझे बात को, क्लियर रहेगा यहां तक एकदम पक्के से। मैं मान के चलूं कि आपको ये वाला क्लियर हुआ। ऑनलाइन बोलते जाओ बेटा, यस और नो, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, सामने बैठो, कुछ समझ आ रहा है तुम लोग को रे, कि बस तुम लोग बस बढ़िया बढ़िया मैपिंग का मजेदार तरीका देख रहे हो, हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो बढ़िया, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब तो एक दो चीजें हो गई, एक तो हमने 1905 की घटना बता दी, और दूसरी घटना कौन सी है बेटा, 1918 की। ये अच्छा मैं बताया नहीं था कि मैप कब बना, लिखा है क्या, ये 1918 में बना भैया, है ना, 1918 में मैप बनेगा। एक्चुअल मैप नहीं है रे, वो पांडुलिपि में है, पांडु स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट देखो, ध्यान सुनना चीजों को। जैसे जिले बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, संभाग बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, मगर राज्य बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य पारित करेगी, फिर केंद्र उसको अपनी सहमति देगा, लोकसभा, राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति के पास ले जाकर, है ना भाई, यही तरीका है हमारा। अब शुरू, जब ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत में ये बात क्लियर थी हमारे साहब को, सुंदरलाल शर्मा जी को, और जानते थे कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना राजनीतिक डिमांड के हमारी जो मांग है वो मांग सिर्फ धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। मैं जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूं, प्लीज वेट करेंगे बेटा, है ना, जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूं।
चले आगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, आपके 1918 की। अब मैं क्या बताया आपको कि जिस जगह पे डिमांड रखनी है, मांग रखनी है, वो आपको पहले स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको अगर मान लीजिए भूख लगी है और आप जो है याद रखेंगे चूल्हे के पास जाके बस बोलते रहोगे खाना दे दे खाना दे दे, तो नहीं मिलेगा ना। आपको खुद निकालना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, या मान लीजिए किसी से सहयोग लेना पड़ेगा, माता है, बहन है, भाभी है, या फिर और कोई है, तभी तो खाना मिलेगा ना। कैसे चूल्हा के सामने ऐसे थाली पकड़ के खाना दे दे खाना दे दे, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, सही जगह पर सही डिमांड होनी जरूरी है। ठीक, एग्जैक्टली ये साहब समझ चुके थे कि इसकी मांग अगर जब तक राजनीतिक रूप से नहीं रखी जाए तब तक ये पूर्ण नहीं हो सकती। और राजनीति के केंद्र में कौन बैठा था, अंग्रेज। कौन बैठा था, अंग्रेज। क्लियर है। इसके नीचे कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि भाई अगर बात करें इतिहास में, अगर स्वतंत्रता का सेनानी में या स्वतंत्रता के इतिहास में, तो कई अलग अलग पार्टियां थी, नो डाउट, मगर सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, क्लियर रहेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस आती थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस। अब वो सीपी कांग्रेस कहेंगे ज्यादा अच्छा बेटा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस मतलब सीपी कांग्रेस। अब सीपी कांग्रेस के अंदर में याद रखेंगे हमारे रायपुर कांग्रेस आती थी, रायपुर जिला कांग्रेस आती थी। अब इसके सदस्य के रूप में आते थे, याद रखेंगे कौन, हमारे सुंदरलाल शर्मा जी, और बहुत लोग थे, ठाकुर जी थे हमारे, ठाकुर प्यारेलाल साहब थे, ई राघवेंद्र राव साहब थे। ठीक है, मैं एक नाम लूंगा, दो चार नाम लूंगा तो ये मेरे लिए मुझे लगता है अन्याय होगा। इतनी लंबी लिस्ट है, याद रखेंगे कि 1 2 4 8 नाम ले पाना मेरे लिए असंभव है ना। सभी हमारे क्रांतिकारियों ने अपने अपने सर्वोच्च योगदान दिए हैं, है ना। हाँ, उनमें ऐसा अलग बात है, कुछ लोगों ने याद रखेंगे संपत्ति का निर्माण कराया अपने आजादी के बाद, खाली संपत्ति के निर्माण पर बल दिया, मगर कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति का संपूर्ण याद रखें नशावर कर दिया। उनमें एक नाम था ठाकुर प्यारेलाल। इतिहास जब पढ़ें तो इस व्यक्ति को ना पढ़ें तो आपका इतिहास शून्य है। ठीक, क्लियर रहेगा। तो एक नाम ले लेता हूं मैं भी सुंदरलाल शर्मा जी को, और एक नाम ले लेता हूं किनको, हमारे इनके साथ में ले लेता हूं हमारे ठाकुर जी को। क्लियर रहेगा। अब देखो, इनको पता था कि राज्य बनाने का अधिकार किसको है, अंग्रेज को, मगर डायरेक्ट अंग्रेज से बात की नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस में क्या होती, पदोसोपान की व्यवस्था थी। ठीक है, मतलब एक तरीका था कि कैसे कैसे बात रखनी है। ठीक है, तो हुआ क्या, 1924 में एक दौर आया। कब कहा मैंने बेटा, 1924। 1924 में यहां पर जिला परिषद का एक सम्मेलन होना था। ठीक है, जिसे रायपुर जिला परिषद सम्मेलन कहते हैं। क्या कहा मैंने आपको, रायपुर, यहां लिख देता हूं मैं आपको, रायपुर, आप लोग लिखते चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जिला परिषद सम्मेलन। इंग्लिश में इसको लिख लेना, याद रखेंगे, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीटिंग। क्लियर रहेगा, है ना। ठीक, कई बार इसको समिट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर रहेगा। तो 1924 में ये होने वाला था। इसी 1924 में याद रखेंगे एक संकाय पारित किया गया। ठीक है, संकाय का मतलब मैं इसको संकल्प लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब लोग ऐसे समझना, ये सब के सब हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, देखो इधर ऐसे विजुअलाइज करो। इधर याद रखेंगे हमारे हरि सिंह गौर साहब हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करें तो रविशंकर शुक्ल है, ई राघवेंद्र राव हैं, सुंदरलाल शर्मा जी हैं। इधर से याद रखेंगे बद्री प्रसाद साव साहब होंगे, माधव सप्रे जी शायद अभी तक थे, है ना। उसके बाद याद रखेंगे रजुलाल रहे होंगे, रजुलाल जी रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, एक दो नाम और क्या बोले, मतलब इन्फिनाइट लोग बैठे हैं। अब ये केंद्रीय अधिकारी लोग भी आए हैं, है ना, मुख्य कुर्सी वही लोग बैठे हैं, आम जनता यहाँ बैठी है, सबके सब, है ना, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब ध्यान सुनना चीजों को। जब ये सब बैठे हैं तो सुंदरलाल शर्मा जी ने वहीं पर एक प्रस्ताव लाया। ये प्रस्ताव ऐसे समझना, कॉपी ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक मान लीजिए प्रस्ताव है, ये देखो ऐसे करके प्रस्ताव। ठीक है, अब प्रस्ताव को पकड़ के गए, मान लीजिए मैं सुंदरलाल शर्मा जी हूं, हालांकि मैं उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूं। ठीक है,
बट अभी एक विजुअलाइज फॉर्म में अभी अपने आप को उसको रखने की कोशिश करता हूं कि आपको आसान हो जाए। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्योंकि मेरी आदत नहीं ना भाई कि मतलब इतिहास पढ़ा हूं इसलिए इतिहास को जानता हूं, और इतिहास को जानता हूं इसलिए इतिहास के लोगों का सम्मान करता हूं। इतिहास को हमेशा गाली वही देता है जो इतिहास पढ़ा नहीं है। ठीक, चलिए, तो याद रखना ये हमारे कुछ पन्ने हैं, प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव में याद रखेंगे, उस समय के अध्यक्ष को प्रस्तुत करूंगा। अध्यक्ष इस पर डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, अपने अपने मत रखेंगे, इसमें सुधार की मांग करेंगे, और उसके बाद जब सब सर्वसम्मति हो जाएगी तो एक संकल्प पारित करेंगे। क्या पारित करेंगे? संकल्प पारित करेंगे। संकल्प पारित करेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सुंदरलाल शर्मा जी का मांग जो है, रायपुर जिला कांग्रेस ने जो डिमांड उठाई है वो बिल्कुल याद रखेंगे जायज है। और जायज इसलिए है क्योंकि ये संकल्प कहता है कि सीपी से छत्तीसगढ़ को अलग पहचान मिलनी चाहिए, छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में स्थान मिलना चाहिए। ये पहला स्थान मिलना चाहिए। ये पहला, मेरे अनुसार से कह सकता हूं, ये पहला राजनीतिक मांग है 1924 में। 1905 में याद रखिए स्वप्न था, एक सोच थी, एक विचार थी। 1918 में उसे अंक पटल पर लाया गया। 1924 में याद रखिए सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया और सभी लोगों को मजबूर किया गया कि इस बिल को पढ़ो, डिस्कस करो और इस संकल्प को पारित कराए पूर्व जिला परिषद से। और जब ये पारित होगा तब इसको हम लोग ले जाएंगे किसमें? सीपीएन बरार में। सीपी में, माफी चाहूंगा मैं बरार बार बोल रहा हूं, सीपी कांग्रेस में ले जाएंगे। सीपी कांग्रेस में से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ले जाएंगे, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस प्रस्ताव को ले जाएंगे किसके पास? ब्रिटिश सरकार के पास। ये देखो कितना खूबसूरत तरीका है सर हमारे यहाँ। मतलब समझिए कितनी, मतलब हर कोई कितना एक सिस्टमेटिक चलने की कोशिश कर रहा है। इतनी खूबसूरत राजनीति थी, सोचिए। और लोग कहते हैं कि उस समय की राजनीति याद रखेंगे ऐसी थी वैसी थी, तो क्या ही बोलें उसको। ठीक, क्लियर रहेगा? तो ये जब हो गया तो याद रखना सब लोगों को एक लगा कि नहीं, हमें भी एक संघ निर्माण करना चाहिए जो इसके पैरेलल में काम करे। तो एक नया संघ 1925 में बना बेटा। ठीक है, 1925 में जिस संघ का नाम था 1925, उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ सुधी मंच। सुधी मंच, इसका भी निर्माण कराया हमने 1925 में। छत्तीसगढ़ सुधी मंच का मतलब क्या है? सूझ बूझ, समझते ना, सूझ करना मतलब याद दिलाना। सुधी मंच का तात्पर्य यही था कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, उसकी पहचान, उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को प्राप्त करके याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य का तबका दिलाया जाए। ये पहला संघ था। देखिए 1905 में मैंने क्या कहा आपको? एक स्वप्न आएगा। 1918 में क्या आएगा? मानचित्र बनेगा। पहला याद रखेंगे जो राजनीतिक मांग ये कब बनेगी? 1924 में, जिसे सामूहिक मांग भी कह सकते हो बेटा आप। ठीक है, और 1925 में एक संघ, पृथक संघ के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात कही जाएगी। समझ रहे हो आपको? कितना देखो, कितना सिस्टमैटिक, कितनी लड़ाइयां लड़े हम लोग। ठीक है, कितना स्ट्रगल हुआ होगा, कितने याद रखेंगे सपने जो चकनाचूर हुए होंगे, तब जाके इस छत्तीसगढ़ की अस्मिता का निर्माण हुआ है। समझ रहा आपको? क्लियर रहेगा? चलिए, तो ये वाला समझ आया आपको। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। जब ये 1925 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हुई, क्योंकि अब कांग्रेस तो थी नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कांग्रेस को भंग कर दिया गया था 1922 के बाद से ही, याद होगा आपको, है ना। कुछ 1 साल 1.5 साल के लिए बैन थी, उसके बाद फिर से उसको चालू किया गया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में स्वराज दल की सत्ता थी, जिसमें ही राघवेंद्र राव साहब याद रखेंगे यहाँ के प्रमुख बने थे। ठीक है, प्रमुख नेता थे, यहाँ के नेतृत्व करता थे। फिर स्वतंत्र स्वराज पार्टी बनती है। स्वतंत्र स्वराज पार्टी के बाद याद रखेंगे वो जो मराठी समुदाय के जो लोग थे, उन लोगों ने मत, अपना जो बहुमत है, बहुमत से अपना याद रखेंगे मत खींच लिया, तो सरकार अल्पमत में आ गई। फिर जोड़ तोड़ की राजनीति, एक खराब आदतें आनी शुरू हो चुकी थी। फिर से याद रखेंगे लोगों में कांग्रेस के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और स्वराज दल धीरे धीरे समाप्त हो गया।
स्वराज दल का समाप्त होने की कहानी बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। 1928 आते आते तक कांग्रेस फिर से स्टेबलाइज हो गई अपने आप में, और 1929 में स्वराज दल को समाप्त करके सारे नेता जो है कांग्रेस में आ चुके थे। ये दबाव कह सकते हो, संघर्ष दबाव और विकास की नीति जो है कांग्रेस की अपनी एक पहचान थी। गांधी की पहचान थी कहो, चाहे भगत की पहचान थी कहो, ठीक है। क्योंकि देखो गांधी, अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को, तो मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह अपने किसी को सर्वोत्तम मानते थे, अपने राजनीतिक याद रखेंगे विचारधारा व्यक्ति को मानते थे, जिनका बड़ा सम्मान करते थे, वो शहीद आजम थे। आप समझे बात को, मैं पढ़िए शहीद आजम को। आप कहते हो कि भगत सिंह को फांसी दिलाने में वाले व्यक्ति गांधी थे, अरे भाई पहले एक बार भगत की कहानियां पढ़ लीजिए, ठीक है, और गांधी गांधी क्यों है वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तभी गांधी जी हमेशा एक बार कहे थे, याद को पता होना चाहिए, गांधी मर सकता है मगर गांधीवाद नहीं। सनत को विचारधारा नहीं मरती है, व्यक्ति मर जाता है। गोडसे मार के मर गया, गोडसे को कौन याद करता है, कोई नहीं, मगर गांधी याद रखे मरा, मगर मारा गया उसको, है ना, मगर गांधी के विचार आज भी हमारे आपके सबके मन में जिंदा है। समझे बात को। चलिए, तो अब आते हैं 1935 की बात। 1935 में याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, और इसमें याद रखेंगे बेटा सीपी और सीपी के साथ बरार को जोड़ दिया गया। अब ये बहाना दिया गया, बरार में जो लोग बोलते मराठी बोलते हैं, है ना, ध्यान सुनना चीजों को, और सीपी में जो राजधानी थी वो नागपुर थी, तो नागपुर में भी लोग क्या बोलते थे, मराठी बोलते थे, है ना, समझो बात को। तो अंग्रेजों ने चाल चला और कहा कि क्योंकि बरार में मराठी बोलते हैं और सीपी की मूल भाषा भी मराठी है, तो दोनों मराठियों को जोड़ दिया जाए और नया नाम दे दिया जाए सीपीएन बरार। क्या दिया जाए, सीपीएन बरार। तो नया राज्य का नाम क्या बन गया बेटा, मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार। तो हम लोग भी चले गए, कहां पे चले गए, अंग्रेजों के पास, और हमने कहा मराठी मराठी जोड़ दिए, तो हम तो छत्तीसगढ़िया बोलते भैया, है, हम लोग को मिसल से उसल से नहीं आता है, हम लोग बोरेबासी वाले लोग हैं, अंगाकर वाले लोग हैं, तो भैया हम लोग को अलग कर दो, क्योंकि तुम मराठी मराठी जोड़ रहे हो, तो मराठी मराठी जोड़ के नया राज्य तो तुम्हारा है, हम लोग को अपना अलग कर दो। तो हम लोगों ने अपनी डिमांड रखे, हम लोग को याद है कि ठेंगा मिल गया। फिर 1935 में मांग क्या हो गई बेटा, खारिज हो गई। बहुत संगठित नहीं थे ना रे हम लोग रे, और संगठित नहीं थे ना, इसी का बहाना लगाते, वो इसी बहाने का याद है फायदा उठाते थे कोई अंग्रेज। तो 1935 की मांग क्या हो गई, ठंडे बस्ते में चले गई। फिर आते हैं 1939, ये महत्वपूर्ण डेट है भैया, ध्यान रखना। कब कहा मैंने आपको, 1939। आज क्लास भले थोड़ी लेट होगी, मगर आज पूरा कंप्लीट करूंगा ही करूंगा इसको, ठीक। 1939 एकदम जोरदार था। अब क्यों बता रहा हूं तुमको समझना। एक बार क्या हुआ, 1933 का दौर था, 22 नवंबर का वो दिन था, 28 नवंबर तक गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में थे। अलग अलग जगहों पर, दुर्ग से कुम्हारी, रायपुर है, रायपुर से आपका कुरू, क्या नाम है, धमतरी, फिर धमतरी से राजिम, भाटापारा, बिलासपुर, सब जगह पर गांधी जी याद रखेंगे आए हुए थे। क्लियर है। और गांधी जी के आने का उस समय बहुत बड़ा कारण था, याद रखेंगे, वो है पूना पैक्ट के बाद, ठीक है, पूना पैक्ट सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे गांधी जी पूरे भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत को दूर करने के लिए अनटचेबल प्रोग्राम ला रहे थे। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई आर्थिक भेदभाव नहीं, है ना, कोई छुआछूत नहीं, कोई किसी प्रकार के, याद रखेंगे, ये सब नहीं। वही वाली विचार जो हमारे पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी ने जो दिया था हमें, ठीक है, मनखे मनखे एक बरोबर, एक समान, ठीक है, बस वही स्थिति को लेकर याद रखेंगे गांधी जी ने भी अपने अनटचेबिलिटी प्रोग्राम को लाया था, और उनका भी उद्देश्य वही था, मनखे मनखे एक समान, माना तो मानव मात्र होता है, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर ना बड़ा प्रेरित थे, और प्रेरित होने के साथ बहुत प्रभावित थे इस व्यक्ति से, छत्तीसगढ़ के, जिनका नाम था पंडित सुंदरलाल शर्मा। जब 1933 में सुंदरलाल शर्मा जी के पास आए गांधी जी, जो उनसे उम्र में 12 साल बड़े हैं, मतलब गांधी जी 12 साल बड़े हैं किनसे, सुंदरलाल शर्मा जी से, मगर सुंदरलाल शर्मा जी की याद रखेंगे जो अनटचेबिलिटी प्रोग्राम को देखा था उन्होंने, 1925 का, 1918 का, 1920 का, 1921 का, 1922 का, देख के ना एकदम द्रवित हो गई थी। अब कहे ये अनटचेबिलिटी प्रोग्राम में ना
पूरे भारत में मेरे अगर कोई गुरु है तो ये सुंदरलाल शर्मा है। देख लो, देश का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ, देश का सबसे बड़ा याद रखेंगे व्यक्ति, ठीक है, जिसके सामने याद रखेंगे अंग्रेज नाक रगड़ देते थे, वो आदमी कह रहा है कि अस्पृश्यता में, अनटचेबिलिटी में ये मेरा गुरु है। किनको? सुंदरलाल शर्मा को। मतलब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मतलब अगर ऐसे समझना कि कलाम साहब जब होते हमारे, तो नहीं है हमारे पास साथ में, कलाम साहब होते और आप में से ये लड़की बैठी है, अब इसको कह दे कि टेक्नोलॉजी में ये मेरे गुरु है, मतलब समझ रहे हो क्या स्थितियां बनेंगी? बस वही स्थिति थी किसकी? सुंदरलाल शर्मा जी की। देश के सबसे प्रभुत्व व्यक्ति ने कहा कि अस्पृश्यता में, अनटचेबिलिटी प्रोग्राम में सुंदरलाल शर्मा जी मेरे गुरु हैं। इतना ही सुनते पूरे भारत में याद रखेंगे एक नया लहर बन गया कि कौन है सुंदरलाल शर्मा आखिर। समझे बात को? और इसी का परिणति था बेटा 1939। गांधी जी और सुंदरलाल शर्मा जी के बीच में बहुत शानदार संबंध थे। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन था। अब आप सोच बोल रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा गांधीवादी है क्या? देखो बेटा, मेरा एकदम क्लियर है, मैं इतिहास से किसी भी जो राजनेता है उन पर कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता हूं। अनलेस अदरवाइज वो याद रखें एकदम नीच किस्म के रहे होंगे तो फिर पूरा गड़ियाता हूं उनको मैं। अदरवाइज अगर वो 1% भी अगर मान लीजिए इस देश के लिए कुछ किए हैं तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। त्रिपुरी का अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब ये होता है सेशन बेटा। हर है ना, कांग्रेस हर बार क्या करती है याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष अपना एक ना सम्मेलन रखती है, प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन रखती है ना। इस बार होने वाला था त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास। त्रिपुर गांव करके एक जगह है बेटा, है ना, जबलपुर। ठीक, अब जबलपुर पास का पास भी है। ठीक है, तो सुंदरलाल शर्मा जी सोचे ये सब से तो मांग मांग के थक गया हूं, अब जाता हूं अगले असली आदमी के पास में। ठीक है, बाहुबली के पास में। बाहुबली जब बोलेगा ना तभी लोग समझेगा अंग्रेज लोग। अब ये पूरा अपना दोस्ती वोस्त लोग को पकड़ के, सबको पकड़ के, चल रविशंकर तू भी चल, चल ठाकुर जी तू भी चल, चलो इधर जो भी है ना, जो जो नेता है सब चलो घूम के आएंगे, है ना। पहुंच गए सबके सब कहा त्रिपुरी में। और त्रिपुरी में ऐसे पूरा डॉक्यूमेंट तैयार था, हाथ में ऐसे लेके बैठे सुंदरलाल शर्मा जी। ऐसे विचार करना, सामने याद रखेंगे बड़ी कुर्सी में जमीन बैठते थे, माफी चाहूंगा, सोफा वो लगा के, क्या नाम है, गद्दा लगा के बैठे हैं, है ना, अधरंगे फकीर की तरह। ठीक है, अधरंगे फकीर क्यों कह रहा हूँ समझ रहे हो बात को? उसकी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा कभी। ठीक है, तो बैठे थे, सुंदरलाल शर्मा जी को देख के गांधी जी समझ गए, है ना, कि भाई छोटा भाई आया है, गुरु आया है। ठीक है, बट गुरु से मिलन जो है ना वो सकारात्मक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो एक पट्टाभी सिद्धरामैया एक तरफ खड़े थे, ऐसे करके समझना, और एक तरफ बाहुबली नेता थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका वर्चस्व था सर, नेताजी का। पट्टाभी थे, गांधी जी को सपोर्ट पट्टाभी का था, और आम सभी नेताओं का, नेहरू जी से लेकर सारे जो है ना, वो सपोर्ट किसको था? हमारे नेताजी को। अब वैसे ही हुआ, एकदम मनमाने वोट मिल गया किसको? नेताजी को। अब इसको ठेंगा कुछ वोट नहीं मिला, किसको? पट्टाभी को। पट्टाभी की हार हो गई पूरी तरफ से, याद है गांधी जी की किरकिरी उड़ गई। ठीक, तो किरकिरी उड़ गई तो गांधी जी ने एकदम गुस्सा में कह दिया कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है। इतना सुनते हैं पूरा बैठक शांत, सब ऐसा लग रहा है शोक सभा में बैठे हैं। फिर उसके बाद अब इतना शोक सभा में जाके ऐसे सुंदरलाल शर्मा जी का नया छत्तीसगढ़ बना दो, गांधी जी ऐसे करके ड्राफ्ट देंगे, झापड़ नहीं खा जाएंगे रे, समझोगा तो। ठीक है, इतना खतरनाक माहौल है, और उस माहौल में याद रखेंगे तुम कह दो ऐसे करके, ठीक है, कि ये नया राज्य बना दो, ये तो ड्राफ्ट है, ऐसे करके, तो फिर मामला कुछ गलत हो जाएगा ना। ऐसे समझना ना, घर में एक एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए याद रखेंगे किसी दोस्त के साथ मनमानी लड़ाई हुई एकदम, है कि स्कूल कॉलेज में तुम्हारे हो, तो तुम लोग का तो है अभी स्कूल कॉलेज, तो करते होंगे लड़ाई झगड़ा, उसमें क्या बात है। और उसके बाद याद रखेंगे सब एक दूसरे को मुंह फुला बैठे हैं, और उसके बाद जाग कहेंगे इधर असाइनमेंट लिख देगा क्या? झापड़ नहीं खाएगा तू ऐसी में। अब एक गए थे वैसे धर के आ गए, ये त्रिपुरी सेशन याद है ठेंगापति 0 हो गया। कारण क्या है? वो लड़ाई। अब याद रखेंगे राजनीतिक परिवर्तन हो गया बेटा यहाँ पर। अब राजनीतिक परिवर्तन ने याद रखेंगे, परिवर्तन ने हमारी मांग को क्या कर दिया गया? खारिज क्या, प्रस्तुत ही नहीं कर पाए, है ना। हमारी संकल्प जो है वो प्रस्तुत ही नहीं हो पाया।
अब संकल्प प्रस्तुत नहीं हो पाया तो आगे बढ़ नहीं पाया, और ये आगे नहीं बढ़ पाया तो भैया सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ नया राज्य नहीं बन पाया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। समझ रात को ये हो गया पूरा कहानी कंप्लीट। आजादी के समय भी आया, आजादी के समय तो कैसे बांटे किसी को नहीं पता चला। एक तो सबसे बड़ा टेंशन तो उधर चल रहा था, कौन सा, भारत और पाकिस्तान का, है ना, तो उसके बीच में कहाँ एक तो लड़ाई करते हैं। और एक तो दूसरी बात, रियासतों का एकीकरण कराना था। रियासतों में 552 रियासत थी, कई जगह 562 लिखा है। अब 552 रियासत में कोई कह रहा है कि हम पाकिस्तान जाएंगे, कोई कह रहा है भारत में रहेंगे, कोई कह रहा है प्रिवी पर्स करेंगे, कोई कह रहा है इंडिपेंडेंट रहेंगे। तमाशा प्रकार का चल रहा था। अब इतने में याद है कि देश के सबसे बड़े नेता उस समय के, गांधी जी के बाद वो थे जो जीवित में थे, वो थे हमारे कौन, क्या नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को पूरा ये सौंपा गया था कि आपको भाई पूरी तरीके से याद है रियासतों का एकीकरण करना है, और वो सक्षम भी थे उस बात को लेकर, देश गृह मंत्री भी थे। ठीक है, भाषा शैली उनकी शानदार थी, लोगों के बीच में संवाद बनाने में वो बहुत माहिर थे, है ना। वो कई बार ऐसे भी कहते हैं लोग कि नेहरू जी को जानबूझ के बनाया गया, गांधी जी की चाल थी नेहरू जी को बनाए, जबकि देश को प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ददामोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब आम चुनाव हुआ ना 1952 में, उससे पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे। तो क्या आत्मा धर के बुला के उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं? फेसबुकिया, व्हाट्सएपिया, यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे गमारो, ठीक है, क्लियर रहेगा। और दूसरी बात, गांधी जी ने नेहरू जी को इसलिए भी बनाया क्योंकि नेहरू जी के पास उम्र थी, फॉरेन एक्सचेंज का अच्छा खासा नॉलेज था, डिप्लोमेसी अच्छी थी उनकी, ठीक है। और मुझे लगता है कि उस समय के परिस्थितियों के अनुसार से गांधी जी को सूटेबल नेता लगे, इसलिए बनाए थे। ठीक, अब खैर उस पर अपन जाएंगे तो कभी और बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। 1948 में भी कोशिश किया, नहीं बन पाया। फिर एक आया 1953। ठीक है, एक तो जेवीपी कमेटी आई थी, जेवीपी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, है ना, और पटाभी सिद्धरामैया कमेटी। ठीक है, तो उस कमेटी में अंतर्गत में याद रखेंगे एक पॉइंट लाया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र को, ठीक है, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। क्लियर रहेगा, ठीक। मगर इसी के बाद याद रखेंगे केस आ गया, ठीक है, वो आंध्र वालों ने याद रखेंगे तेलुगु प्रदेश के नाम पर याद रखेंगे बड़ा हुड़दंग मचा दिया। अब हुड़दंग इतना ज्यादा था बेटा, याद रखिएगा कि वहां के लोगों ने याद रखेंगे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और बहुत सारी बातें हो गई अबुल फजल कमेटी के बाद। तो देखो क्या हुआ, 1953 में हम लोग भी डिमांड रखने गए थे। कब? 1953 में। 1953 में ना नेहरू जी ने ड्राफ्टिंग करवाया था कि सब लोग अपने अपने जिसको जिसको कोई मांग है वो रखो राज्यों को लेकर। ठीक है, तो हमने अपनी भाषा और संस्कृति के नाम पर, भाषा, संस्कृति, आदिम पहचान, क्योंकि आदिवासी राज्य है भाई हम लोग, आदिम पहचान को लेकर याद रखेंगे अपनी मांग रखी। ठीक है, मगर जब फजल अली कमेटी की रिपोर्ट आती है तो फजल अली कमेटी कहता है कि किसी को भाषा या किसी संस्कृति या कोई सभ्यता के आधार पर किसी को राज्य बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो हम लोग ठेंगा हो गया फिर से। अब कहे दिन भाई भाषा वाषा के नाम पे राज्य बना नहीं सकते, अब नहीं बना सकते, तो फिर खाली हो गए हम लोग। तो फजल अली कमेटी भी हमारे लिए क्या हो गई, कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में चले गई। क्लियर रहेगा। अब जब विपरीत गई, ध्यान सुनना चीजों को, तो इसके बाद ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में श्रीमुलु करके एक लड़का था जो याद रखें हैदराबाद में वो आत्मदाह कर लिया, हिंसा भड़क गई, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना वो आंध्र के नाम पे आंध्र प्रदेश बना। वो कहानी सब बचपन में जानते हो तुम लोग। ठीक है, ये सारी कहानी होने के बाद अब एक पॉइंट उठा कि अब करे तो करे क्या आखिर, है ना। अब रविशंकर शुक्ल उस समय मुख्यमंत्री थे जी सीपी के। अब मुख्यमंत्री कहते थे कि बना, तो मुख्यमंत्री तो सबसे ज्यादा अपोज में था। रविशंकर शुक्ल जी एकमात्र राजनीतिज्ञ थे, राजनीति में अंतर्गत में राजनेता थे जो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को कभी स्वीकार नहीं किए। आप समझे बात को। तो अब देखो, ठाकुर जी के पुत्र थे, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। पहले एक बार बताओ, है ना, क्योंकि मैं दनादन बोलते जा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है रे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब नहीं घुस रहा होगा तो बता देना सर आज इतना ही ऐसे करके। ठीक है, तुम लोग बता दो भैया, मैं आके पूछ लेता हूं तुम लोग से। ठीक है, अब ऑनलाइन वाले भी बता दो, इतना ही पढ़ोगे कि अभी और पूरा कंटिन्यू करा दूं अभी।
बताओ बेटा, अभी कंटिन्यू करना है कि अभी रोक दूं? जल्दी बताओ। तुम लोग भी सोच लो भाई, जो सामने बैठे हो लड़का लोग। और बाकी ऑनलाइन वाले जवाब दिया करो रे गधो। गुड, चलिए, है ना, कंटिन्यू करेंगे अभी। चलिए, अगर कंटिन्यू करना है तो फिर अपन पढ़ते हैं, आधे घंटे और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए बैठो बेटा तुम लोग भी। क्या करो जल्दी जाके। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि 1953 के बाद की स्थितियां क्या बनी। देखो, बात ऐसी है कि हम लोग एक सीपी राज्य में हैं, ठीक है। बताया था आपको, चलो सीपी राज्य बनाया तो हम अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही एक सीपी राज्य है हमारा, ठीक। भाषा विविधताओं का गढ़ है ये, है ना। इधर वाला एरिया छत्तीसगढ़ का है, बाकी सब अलग अलग है, ठीक। क्लियर रहेगा। अब देखो, रायपुर एक विधानसभा थी हमारे यहाँ। कौन सी? रायपुर। और भी थी इसके अलावा, रायपुर को मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पर। और रायपुर में याद रखेंगे, एक जो विधायक थे उनका नाम था ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, क्लियर रहेगा। ये वही ठाकुर जी हैं जो बेसिकली याद रखें बड़े ठाकुर जी के पुत्र हैं, मतलब हमारे पुरोधा ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र थे। दो पुत्र थे, एक हरि ठाकुर और एक रामकृष्ण जी, ठीक है। ये रायपुर के एमएलए हुआ करते थे। देखो, हमेशा मैं कहता हूं एमएलए का मतलब लाल नीली पीली बत्ती में जुग 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 करके घूमने का नहीं होता है। जनता की भावनाओं को जो समझ जाए वही विधायक है। बाकी तो याद रखेंगे कई आएंगे और कई जाएंगे इस भारत के अंतर्गत में। और फिर याद रखेंगे, अगर आपके काम अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको याद रखेंगे गली का कोई समारोह तक नहीं पूछने वाला, ठीक। क्लियर रहेगा। ये तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में लिखा हुआ है चीज, ठीक है। और ठाकुर जी ने इतना शानदार काम किया कि आज उनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब क्या काम किया, ध्यान सुनना। ये असेंबली है बेटा, दिख रहे हैं ना, असेंबली ऐसे ऐसे बना देता हूं, दिख रहा है असेंबली। ये स्पीकर बैठे होंगे, हैं। यहां सीएम बैठे होंगे, यहां लीडर ऑफ पोजीशन बैठते थे, विपक्ष के नेता। और यहां सब विधायक लोग बैठे थे ऐसे करके। जनरली देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा आपने आज तक विधायकी को। राइट में बैठते हैं वो सत्ता पक्ष होते हैं, लेफ्ट में बैठते हैं विपक्ष होते हैं, इसलिए लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कहते हैं। और क्या, सीधा कहानी, ठीक। तो एक व्यक्ति थे रामकृष्ण सिंह जी। कौन थे? रामकृष्ण सिंह जी। अब वो जानते थे कि राज्य बनाने का अधिकार पहले तो मातृ राज्य को होता है। अब मातृ राज्य उसको पारित करेगा, है ना, तब जाके याद रखेंगे केंद्र से सहमति देगा। सहमति के साथ साथ उसे वोट भी वहां पे पारित करना होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराकर, ठीक। अब रामकृष्ण सिंह जी याद रखेंगे एक ड्राफ्ट तैयार किए बेटा, वही पन्ना रे ड्राफ्ट रे, ठीक है। अब ड्राफ्ट तैयार किए और इस ड्राफ्ट को याद रखेंगे विधानसभा में रखते हैं। कहां पे? विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा के मेंबर थे इसलिए रखे वहां पर, ठीक। परंतु मैंने बताया था आपको कि जो सीएम थे उस समय, वो सीएम थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन थे? पंडित रवि शंकर शुक्ल जी।
और रविशंकर शुक्ल जी याद रखेंगे, उस समय विपक्ष के नेता जहां तक हुआ करते थे, मुझे याद है, वो थे ठाकुर जी, ठाकुर प्यारेलाल जी, प्यारेलाल। मैं इन दोनों के बीच की एक जुगलबंदी बताता हूं आपको, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक पत्रकार को कोई, पत्रकार मतलब पहले होते थे जो पढ़ते थे, लिखते थे, ज्ञान रखते थे, है ना, वो पत्रकार होते थे। आजकल तो ठीक है, अभी भी अच्छे हैं, मैं जाऊंगा न्यूज पर, ठीक है, वो मेरा कार्य नहीं है, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनना। तो एक बार क्या हुआ कि मैं तुमको इस कहानी से समझाता हूँ कि राजनीति कितनी खूबसूरत होती है, भारतीय राजनीति हमारी, ठीक है, और कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, माफी चाहूंगा, ठीक। सत्ता के पक्ष में कौन बैठे थे? रविशंकर शुक्ल जी। विपक्ष में कौन बैठते थे? प्यारेलाल जी। अच्छा, प्यारेलाल जी चाहते तो सत्ता के सबसे बड़े मंत्री बन सकते थे, बट उन्होंने एक शब्द कहा था, उसको आपको आज के नए नए वाले याद रखेंगे, जो है दुल्हा दुल्हा टाइप से याद रखेंगे, मंत्री और संतरी बने बैठे हैं ना, ठीक है, या राजनेता बने, उनको सुनना चाहिए चीज। उन्होंने कहा कि राजनीति में सत्ता पक्ष तब ज्यादा अच्छा होगा जब विपक्ष प्रबल होगा, और विपक्ष जितना प्रबल होगा, सत्ता पक्ष कार्य करने की अपनी क्षमता हमेशा बेहतर रखेगा। अरे मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस चीज के लिए बहुत शानदार मानता हूं, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए भी हमेशा याद रखें, सत्ता पक्ष को हमेशा उन्होंने बेहतर कार्य करने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया और उनको बाध्य किया। ये विपक्ष की ताकत होती है। अब वो जानते थे कि अगर मैं विपक्ष में नहीं बैठूंगा तो सत्ता पक्ष बिगड़ सकती है, और इसलिए उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को दिया, ना कि मंत्री के रूप में। अब देखिए होता क्या था, जब राइट में बैठे कौन, इधर मान लीजिए राइट में बैठे है ना, राइट में ऐसे देखोगे तो राइट में होगा ना, ठीक है। तो राइट में कौन बैठे हैं? हमारे रविशंकर शुक्ल जी, क्योंकि सीएम है। लेफ्ट में कौन बैठे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन, दैट मींस हमारे ठाकुर जी, ठाकुर प्यारेलाल, नाम याद रखना है ना। ये लोग ना मनमाने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, मनमाने लड़ते थे, किसी मुद्दों को लेकर जबरदस्त बहस होती थी इन लोगों के बीच में, ऐसा लगता कि ये जानी दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक। मगर इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक बताऊं आपको। ठाकुर जी अपने जगह, जब विधानसभा चलती थी तो ठाकुर जी अपने अपने बंगलो से या घर से निकल के आते थे सीएम हाउस, और सीएम हाउस के गार्डन में याद रखेंगे रविशंकर शुक्ल जी के साथ बैठ कर याद रखेंगे चाय और नाश्ता करते थे, और दोनों एक ही गाड़ी में बैठ के याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सब जगह नहीं थी बेटा, आजकल तो याद रखेंगे 50-55 लाख का गाड़ी मिल रहा है, मुंह कान देखे के लायक नहीं है, और लोग को वो दुनिया भर का फैसिलिटी मिल रहा है। उस समय कैसे बना था तुम इतिहास भी नहीं जान पाओगे तुम, है ना, ठीक है। अब ध्यान सुनना, दोनों एक गाड़ी में बैठ के जाते थे और जाते थे, मनमाने लड़ते करते थे, फिर आगे आते थे वापस, और फिर याद रखेंगे अपने अपने घर से फिर दूसरे दिन वैसे आते थे गार्डन में, और गार्डन में दोनों फिर चाय पिए, और चाय नाश्ता करने के बाद, खाना ना खाने के बाद फिर विधानसभा जाए, फिर विधानसभा लड़े। तब याद रखेंगे एक पॉइंट जबरदस्त, एक पत्रकार ने कहा कि ठाकुर जी आप लोग पहले विधानसभा आने के पहले एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे बंधु की तरह चाय और नाश्ता करके याद रखेंगे विधानसभा पहुंचते हो, और विधानसभा पहुंचने के बाद जनता को दिखाने के लिए आप लड़ाई करते हो। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सा शब्द कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत द्वंद्व और व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, जहां जनता की मांग होगी वहां पर राजनीति का असर होगा, और जहां मैं व्यक्तिगत होता हूं वहां राजनीति नहीं होती है। और दूसरी बात, सत्ता पक्ष का जितना दायित्व नहीं है उससे ज्यादा दायित्व विपक्ष का होना चाहिए, कि विपक्ष अगर प्रश्न दागे, विपक्ष अगर याद रखेंगे सरकार को घरे में खड़े करने की कोशिश करे, तो सत्ता पक्ष कभी बेलगाम नहीं होगी। और ये बात सुनकर वो पत्रकार महोदय आश्चर्यचकित रह गए, और उन्होंने मान लिया कि राजनीति का जो धूर है ये वास्तविक में शुक्ल और ठाकुर है। आप समझे बात को, ये राजनीति थी हमारी, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूं। तो हुआ क्या, ये उनके पुत्र थे रामकृष्ण सिंह जी, तो रामकृष्ण सिंह ने यहां पे रखा इस प्रपोजल को, ही कहा है हमारा प्रपोजल ये, ठीक है, और प्रपोजल को रखा और कहा इस पर बहस कराएंगे हम लोग। तो इतने में रविशंकर शुक्ल जी ने याद रखेंगे इस मांग को खारिज कर दिया, और कहा कि नहीं, खारिज कैसे लिखते बेटा, खारिज लिखते हैं क्या, देख लेना, है ना, खारिज कर दिया, और कहा कि नहीं, इस पर चर्चा या विचार करने की सहमति मैं प्रदान नहीं करता हूं। तो ये भी समाप्त हो गया। तो अगर इसको देखें तो इसको समझना, पहली बार कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा में छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा, वो कौन थे? हमारे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। विधानसभा
में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखना है आपको। क्लियर रहेगा? ठीक। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो गई, सब आशाएं समाप्त हो रही थी, तब जब समाप्ति होती है किसी आशाओं की, तो नए किरण उग कर आते हैं, और उस नव किरण का नाम था हमारे छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता, किसान नेता, साहूकार, और कह सकते हो यार दाऊ, हमारे एक पुरोधा जिनका नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल। वो ऐसा नाम जिसका पूरा परिवार याद रखेंगे, राजनीति नहीं, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ के सर्वोच्चता के साथ राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित था। चाहे माता केकतीबाई की बात हो, चाहे याद रखेंगे इनके अलग अलग याद रखेंगे पुत्रों और उनके भाइयों की बात हो। मैं उस पर अब बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सीधे आता हूं आपके बघेल जी पर। तो 1956 का दौर था। इसी समय याद रखेंगे मध्य प्रदेश का निर्माण होता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर सन 1956 को सुगबुहाट तैयार हो गई थी 1956 में ही। ठीक इसी 1956 में याद रखेंगे राज्य निर्माण के तुरंत बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा पंडित रविशंकर शुक्ल जी की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है। और इसी 1956 में याद रखेंगे हमारे एक दुर्ग के, ठीक है, आई थिंक पथरी गांव है, मुझे जहां तक याद रहा है, ठीक है, एक महान क्रांतिकारी जो हमारे राजनेता थे, ठीक है, उन्होंने अपनी मांग रखनी शुरू की। अब मांग उनको पता चल चुका था कि देखो ये विधानसभा खेलने से कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ के स्थानीय लोग अपनी अस्मिता को नहीं जानेंगे, अपनी सर्वोच्चता को नहीं जानेंगे, अपनी याद है खुद की स्थितियों को नहीं जानेंगे, अपनी भाषा, बोली, संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, तब तक इस राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। और इसलिए हमको संघ बनाने की आवश्यक है, एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। तो इसी संगठन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ महासभा, ये अपने आप में सही में महासभा था, महासभा का गठन करते हैं हमारे कौन, आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। महासभा का गठन किनके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। ठीक, ये विरले हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे राजनेताओं की हमेशा कमी रही है, आज भी है। और एक ऐसे नेता, तमाम नेता थे इतिहास में, ठीक है, मगर एक नेता जिनको छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान के रूप में देखा जाता है, उनमें बघेल जी का नाम सर्वोच्च के रूप में देखा जाएगा हमेशा की तरह। ठीक है, तो ध्यान सुनना चीजों को। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 में जब निर्माण करने की बात कही, छत्तीसगढ़ महासभा की, महासभा बेसिकली प्रेरित था, याद रखें, ठाकुर जी के उन क्रांतिकारी आंदोलनों से, क्योंकि दुर्ग और राजनांदगांव एक हुआ करता था उस जमाने में, और राजनांदगांव के क्षेत्र में, दुर्ग के क्षेत्र में एक प्रभुत्व था हमारे ठाकुर जी का। चाहे भूदान आंदोलन की बात हो, चाहे मजदूर आंदोलन की बात हो, ठीक है, चाहे अंग्रेजों के साथ याद रखेंगे डटकर लड़ने की चाहत हो, चाहे रविशंकर शुक्ल जी को याद रखें विधानसभा में गिरने की ताकत हो, वो ताकत थी ठाकुर जी में। और उसी ठाकुर जी से प्रेरित कह सकते हो, या उनकी राजनीति के ओत प्रोत में, और उनकी खुद की माता जो छत्तीसगढ़ की सबसे कह सकते हो उच्च श्रेणी की या उच्च कोटि की हमारी याद रखेंगे महिला कार्यकर्ता थी राजनीति में, ठीक है, तो उनसे प्रेरित होकर इन्होंने याद रखेंगे छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। गठन में इनके साथ इनके दो और दोस्त थे, दो नहीं कई लोग थे, जिनमें एक का नाम मैं जरूर लिखूंगा, वो है दशरथ चौबे का नाम, दशरथ चौबे जी, दशरथ चौबे जी, ठीक है, जो कभी याद रखेंगे दशरथ चौबे जी हमारे ठाकुर जी के सहयोग करते या उनके साथी के रूप में देखे जाते हैं इतिहास में। अब ठाकुर जी नहीं रहे, भूदान के आंदोलन के जब विस्तार कर रहे थे लैंड एक्वाजिशन को लेकर, भूदान को लेकर, उसी बीच में उनका स्वर्गवास हो चुका था। एक और नाम था हरि ठाकुर, सुना होगा तो कभी सुना होगा आपने, ठीक है, ठाकुर जी के पुत्र थे हरि ठाकुर, हरि ठाकुर जी, मैं माफी चाहूंगा जी नहीं लगा रहा उन लोग के, है ना, तो आप लोग जी मान के चलना, क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियां हैं, इनके बारे में याद रखेंगे जितना हम लिखें, पूरे साहित्य की किताबें कम पड़ जाएं, मगर ये अपने आप में साहित्य में समाहित नहीं हो सकते, इतनी बड़ी हस्तियां हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे एक नाम है केयूर भूषण, केयूर भूषण, इनका जब भी नाम हम कहते हैं साहित्य में पुरोधा के रूप में, तो इनका नाम भी हम सदैव पढ़ते हैं।
तो ये तीन महत्वपूर्ण लोग थे जो डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के साथ में, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ महासभा को निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसका मूल उद्देश्य जो था बेटा, वो छत्तीसगढ़ का पृथक निर्माण था। और पृथक निर्माण के साथ जो सबसे बड़ी बात ये रही, याद रखेंगे, ध्यान सुनना चीजों को, कि उस समय, क्योंकि बनाने का प्रोविजन ये था, क्योंकि उस समय जो मराठी क्षेत्र था, है ना, उसको अलग करके एक नया राज्य बनाना था जो हिंदी भाषी के रूप में दिखता लोगों को। तो वो राज्य का नाम था मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। ध्यान सुनना चीजों को, मतलब ये सीपी में से मराठी का अलग करेंगे, हिंदी का अलग करेंगे, ऐसे कर लो। इधर मराठी, वही मराठी, पहले मराठवाड़ा है ना, फिर महाराष्ट्र बनेगा ही, और इधर क्या बनाया हमने? हिंदी राज्य। तो हमने कहा भाई, ना तो हमको हिंदी आता, ना तो हमको मराठी आता, हम लोग को काहे याद है स्टेपनी बराबर कहीं कहीं घुसा घुसा चला रहे हो जी, हम लोग को थोड़ा अलग करो। जब भाषा नहीं, एक तो कह रहे हो कि भाषा का आधार पर कुछ होगा नहीं, अलग नहीं होगा, ये तो कर रहे हो। अब उसके बाद भी, है ना, हम लोग को क्या कर रहे हो, ऐसे बोलते ना पिठलग्गू टाइप से, कभी इसके साथ चिपका दिए, कभी उसके साथ चिपका दिए। इसी बात का विरोध था। और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी इस बात को जानते थे बहुत बेहतर तरीके से कि जब तक हमें अपनी पृथक पहचान नहीं मिलेगी ना, हम हमेशा पिठलग्गू कहलाएंगे। इसलिए देखो, छत्तीसगढ़ के निर्माण काल के बाद भी, 2000 के बाद भी, हमें कितने साल लग गए हमारी खुद की पहचान को बनाने में। ठीक है, जब मैं बाहर रहता था, तो अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12-15 साल की पहले बात करूं, है ना, तो उस समय क्या होता था, स्थितियां, रायपुर रांची, रांची वहां, रायपुर यहां, ठीक है। और उसके बाद भी कई प्रकार की बातें होती थी, मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक, अब हम लोग क्या किए, एक गढ़िया लोग को, गढ़िया गोड़ी लोग को, है ना, छत्तीसगढ़ गढ़ी वाले भैया, है ना, हमारी हल्बी वल्बी लोग को, हल्बी गोड़ी लोग को, ये सबको मिला के ये हिंदी वाला शब्द मिला दिए, और नया राज्य कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का फिर एक क्षेत्र बन गया, कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़। हम अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। पहले सीपीएम थे, अब मध्य प्रदेश में चिपका दिए लोग हमको। क्लियर रहेगा? मध्य प्रदेश जब बने भाई, ध्यान सुनना चीजों को, तो इसी बात का विरोध को लेकर, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ महासभा लगातार प्रयास कर रही थी कि भाषा के आधार पर जब कर ही रहे हो, तो हमें भी हमारी अस्मिता को ध्यान रखकर एक नया राज्य बना दीजिएगा। बनाएंगे तो हमारे लिए भी आसान होगा, ठीक है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के साथ रखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो विकास काल है वो कभी नहीं हो सकता। ये बात सही भी थी, ठीक है। तभी याद रखेंगे, जब वो 2000 में जब कहते हैं कि मैं अजीत जोगी जी का, श्रद्धेय अजीत जोगी जी का, जब मैं एक उनका स्पीच सुन रहा था, मैं उनकी और एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तब पता चला था कि इस राज्य का निर्माण काल के बाद इस हमारे राजकीय कोष में पैसा सैलरी देने के लिए तक नहीं था, और तो और विधानसभा नहीं था। तो ये राजकुमार कॉलेज जो हमारे कोचिंग के जस्ट सामने है, ठीक है, वहां पे याद है तंबू तान के विधानसभा लगी थी। नव कल्याण दास, जो हमारा कल्याण सिंह का जो नाम पे जो हॉस्पिटल है ना, वहां जाके याद है वो हमारा मंत्रालय चल रहा है, सचिवालय चल रहा है, एक कमरे में सब लोग बैठे। ये स्थिति से स्टार्ट हुआ है। अब भोपाल में याद रखेंगे वो सोना के परत चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी था छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक। ऐसे ही मांग किसकी थी? डॉक्टर खूबचंद बघेल की। बट ये भी बेटा अनफॉर्चुनेट, हम लोग को लटका दिया कहाँ पे? मध्य प्रदेश के साथ। तो हमारी अस्तित्व फिर नहीं मिल पाई हमको। जब अस्तित्व नहीं मिलेगा तो लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी, स्वाभाविक सी बात है। लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है, याद रखेंगे, थोड़ी सी लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जनमानस का आंदोलन बनती जाएगा। और जब जनमानस का आंदोलन बनेगा बेटा, तो ये दौर आता है 1967 का, ठीक है। मैं ध्यान सुनना चीजों को, मैं डेट लिखा देता हूँ, 16 जनवरी सन 1967। 16 जनवरी सन 1967। आज पढ़ रहे हैं तो पूरे पढ़ लेते हैं, छोड़ो आप, अब बैठो आराम के साथ। ठीक है, अब भूख लगेगा तो कुछ कुछ खाते रहना, इसे मुंह उठा के, नहीं तो पानी पीते रहना, क्या करना। जैसे मैं पी रहा हूँ अभी इसे पानी, ऐसे खोलना है बॉटल को, ऐसे पीना है, इसे गिराना नहीं है भाई। देखो खराब कर देना तुम लोग को, देख रहे हो। चलिए एक बार देख रहे तो आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, है ना, तो इसमें चलते हैं अगले पॉइंट पर। 16 जनवरी 1967 की बात, ठीक है। रायपुर में एक सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन में याद रखेंगे राष्ट्रपति जी आने वाले थे, ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति थे आई थिंक सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, क्योंकि राधाकृष्णन साहब 13 मई 1967 तक थे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ क्या कह रहा हूँ 16 जनवरी को हो रहा है, ठीक है। तो रायपुर में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए रायपुर के सम्मेलन में राष्ट्रपति जी आए थे। कौन आए थे? राष्ट्रपति जी, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी कौन थे उस समय? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो आए थे, तो हम लोगों ने सोचा देश के सुप्रीम बॉडी कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री से ऊपर किसका पद है? राष्ट्रपति का। तो इति तिथि का बात करने से अच्छा सीधा एक काम करते हैं, सीधे हम पकड़ते हैं मुख्य बिंदु को, और मुख्य बिंदु का नाम क्या है? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रायपुर आए थे। तो हम लोगों ने याद रखेंगे इनके सामने अपनी मांग रखी, पृथक छत्तीसगढ़ की। तो जब कभी पूछा जाए बेटा राष्ट्रपति के सामने पहली बार मांग कब रखी गई, तो डेट के साथ याद रखना 16 जनवरी सन 1967 में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में जितने भी राजनीतिज्ञ थे हमारे, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग पार्टियों के, चलेगी क्या? कितने मिनट हो गया? 10 मिनट हो गया क्या? बेटा 5 मिनट रुकेंगे ना, ठीक है, हार्डली 5 मिनट रुकेंगे प्लीज।